ही इनसे पूछा कि क्यों नहीं आप एक बार फिर अभिनय की बात करती हैं या टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आती हैं, जिस तरह की एक्सेप्टेंस या आपके लिए को लेकर स्वीकार्यता है। लेकिन हमेशा इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं अब गायकी में ही रम चुकी हूँ और मैं गायकी के तौर पर एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर, एक पार्श्व गायिका के तौर पर ही आगे बढ़ना चाहूँगी। फिर भी जी। कई बार हमने इन्हें टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा, कई ऐसी फिल्में थी जहाँ पर ये आई, लेकिन बतौर गायिका आई, लता मंगेशकर के तौर पर ये हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर सामने आई। और कई इनके गायकी बिल्कुल। के भी हम कह सकते हैं कि अलग अलग पहलू हैं जिनसे हम जुड़े हुँ। हैं। और जिसमें एक हम राष्ट्रीयता की बात करें या फिर हम पूरे देश को एक सुर में बांधने की बिल्कुल बात जय। करें, बिल्कुल, तो वो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनसे हम लता मंगेशकर को जोड़ के देखते हैं। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। हम सीधे अब लिए चलेंगे गोवा के मंगेशी गाँव। यही वो गाँव है जो लता मंगेशकर उनका पैतृक गाँव है। और शिशिर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यही वो गाँव का नाम है जहाँ से जो सरनेम है शायद वो भी निकला होगा। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जिस गांव का जिक्र हम कर रहे हैं ये है मंगेशी गांव, जो कि गोवा में स्थित है। और ये लता दीदी का पैतृक गांव है। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जो है, इनका जन्म इस गांव में हुआ था। हालांकि इसके बाद हमने देखा कि उसके बाद जो है लता दीदी जो है मुंबई में जो है उन्होंने अपना आश्रय बसा लिया। लेकिन इस गांव से जुड़ी उनकी कई सारी यादें हैं। ये जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रही है, उनका आराध्य दैवत है जो मंगेशी है वो। और यहाँ पर अक्सर जो है लता दीदी अपने बचपन में यहाँ पर आती थी, दर्शन लेती थी, अमूमन यहीं पर रहती थी और इसीलिए रोज़ाना यहाँ पर उनका आना होता था। हमारे साथ इस मंदिर के जो पुजारी हैं महेश जी, उनसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। महेश जी, कहा यह भी जा रहा है कि लता दीदी जो है, उनकी फैमिली जो है काफ़ी अरसे से इस गांव से जुड़े हुए, इस मंदिर से जुड़े हुए, किस प्रकार से उनका जुड़ाव रहा है यहाँ पर? Her father was working in the temple. I mean, he did many services to this temple. वो सेवक थे यहाँ पर, मतलब अच्छा काम करते थे किसी का, यानी जो कुछ whatever the services that they rendered to the God. During that time, it was very difficult for any family to make the both ends meet during the Portuguese regime. So they started here. Then after they went out, he was a stage actor. In Maharashtra, his stage acting came to very low. And moreover, he had some authority on classical songs and all this. So by watching her father, she started, it was automatic. It was hereditary. इसके बाद ऐसा कभी हुआ है कि लता दीदी जो है महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर जो है उनका आना जाना काफी लगातार रहता, तो दर्शन यहाँ पर जब भी whenever she was called for any programs, the major programs, she used to visit that once in a week, because she was not frequently coming because her schedule was always full. So she used to come here, just take the darshan and go. तो शिशिर, हम साफ तौर पर देख सकते हैं पैतृक गांव से उनका किस तरह का जुड़ाव था। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि डीडी न्यूज़ ऐसा पहला चैनल है जो उनके पैतृक गांव मंगेशी गांव गोवा में पहुंचा है और वहां से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह का उनका इस जगह से, इस पैतृक गांव से उनका जुड़ाव था। शिशिर, आप बात कर रहे लोगों से और ये बता रहे हैं, हम जानते हैं कि जिस तरह से एक शुचिता का जीवन, एक परंपराओं से जुड़ा उनका जीवन रहा है, जिसका संदेश आज भी हमको मिलता है। कैसे देख सकते हैं इस गांव के जरिए कि हालांकि मुंबई में रहती थी, बहुत व्यस्त रहती थी, लेकिन फिर भी इस गांव में उनका आना जाना और जुड़ाव को उसने बरकरार रखा था? बिल्कुल, देखिए, इस गांव के बारे में बात करें तो सबसे पहले ओपी एक छोटा सा गांव है, दक्षिण गोवा में बसा हुआ ये गांव है जिसका नाम है मंगेशी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई सारी मान्यता है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है शिव जी का, तो ऐसे में यहाँ पर जो है मंगेशकर जो फैमिली थी वो यहाँ पर जो अपनी सेवाएं देती थी। उनके जो पिताजी थे, उनके जो पिताजी थे वो यहाँ पर सेवाएं देते। तो ऐसे में लता दीदी जो थी वो भी जब बचपन में अगर देखा जाए इसी मंदिर में यहाँ पर आती थी, उनके पिताजी के साथ यहाँ पर आना उनका होता था। हालांकि जैसे हमने कहा, पुजारी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं रुचि कला क्षेत्र में ज़्यादा थी लता दीदी की, और साथ ही साथ ये गुण उनको उनके पिताजी से मिले थे, चूँकि स्वयं में एक कलाकार थे। तो ऐसे में ये भावना उनमें बचपन से ही पनपी थी और इसीलिए हमने देखा कि किस प्रकार से एक छोटे से गांव से निकलकर जो है दीनानाथ मंगेशकर की हम बात करें, वो भी एक बड़ा नाम है कला क्षेत्र में,
और फिर लता दी की हम बात करें तो वो भी एक बड़ा नाम है इस क्षेत्र में। तो किस प्रकार से एक छोटे से गांव से उभर कर जो हालांकि इस प्रकार से जो कलाकार है वो बड़ा नाम कमाते हैं। तो ऐसे में जहाँ तक इस गांव की बात करें, यहाँ की यादों की बात करें, तो आज भी कुछ लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर रहते हैं, उनके मिलते हैं, जो उनके जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। उनका कहना है कि आना काफ़ी कम होता था लेकिन इस जगह से जुड़ाव बरकरार था। एक दूसरे पुजारी थे, उनसे कुछ मिनटों पहले हमारी बात हुई थी। उन्होंने हमको ये कहा था कि चूंकि अगर देखा जाए 10-15 सालों से चूंकि प्रकृति स्वास्थ्य ठीक नहीं था लता दीदी का, इसलिए वो स्वयं यहाँ पर नहीं आती थी, लेकिन उनकी जो बहन थी, उनके जो भाई है हृदयनाथ मंगेशकर, वो यहाँ पर ज़रूर आते थे। यहाँ पर अभिषेक होता था, पूजा होती थी और कभी कभार उनको जो है फ़ोन के ज़रिए लता दीदी से कॉल भी आता था कि यहाँ पर अगर पूजा करवानी है तो यहाँ पर पूजा भी करवाते थे। इस प्रकार से अभी जो है उनको अनुरोध किया जाता था। जो पुजारी है उन्होंने हमसे बात की, तो जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जड़ से बिल्कुल जुड़े हुए, माटी से बिल्कुल जुड़ी हुई ये कलाकार थी। हालांकि देश विदेश में इनका नाम ज़रूर था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि छोटे से गांव से निकलकर इतना बड़ा नाम स्थापित होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से जुड़ाव होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब हम बात कर रहे थे पुजारी से, तो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भावना ज़रूर है। और संगीत की अगर देन की हम बात करें तो ऐसे में यही भावना काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कि जुड़ाव महत्वपूर्ण होता है लोगों से, और वही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन लोगों से हमने जब बात की तो उनका एक ये बात उन्होंने कही कि हालांकि अभी कुछ सालों से वो लता दीदी से नहीं मिले, अगर दीदी यहाँ पर आती तो उनसे ज़रूर मिलते, क्योंकि तीसरी पीढ़ी इस गाँव में है। हालांकि 1960-70 का 50-60 का वो दौर था जब यहाँ से अब जो है मंगेशकर जो फैमिलीज़ है वो मुंबई की तरफ उन्होंने, हालांकि वो आगे चले गए, यहाँ पर इंदौर में थे, उसके बाद मुंबई में रहे। तो ऐसे में तब से लेकर अब तक देखी जाए ये तीसरी पीढ़ी है इस गांव से आगे। तो हालांकि जो पुराने यहाँ पर बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग है, वो कई सारी बातें यहाँ पर कहते हैं कि किस प्रकार से जो लता दीदी है, उनके भाई बहन है, वो यहाँ पर मंदिर में आया करते थे, यहाँ पर पूजा किया करते थे। और अब जबकि लता दीदी यहाँ पर नहीं थी, मुंबई में रह रही थी, फिर भी बावजूद उसके जब भी यहाँ पर कभी आना होता तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कहीं ना कहीं हाल हवाल वो पूछती थी कि किस प्रकार से है। और साथ ही साथ हालांकि जैसे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमको कहा गया था एक घर जो है उनको हुआ करता, चूँकि पूरा परिसर अगर देखा जाए मंगेशी मंदिर का ये परिसर है, यहाँ पर एक पुराना घर उनका हुआ करता था। हालांकि उसके बाद जो है वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो इसीलिए जो मंदिर प्रशासन ने उस वक्त उन्होंने जो है दूसरा घर जो है मंगेशकर फैमिलीज जो थी, हालांकि उसमें 2-3 परिवार थे मंगेशकर फैमिलीज में, तो उनको एक दूसरा यहाँ पर घर दिया गया था। तो उसके बाद यहाँ पर जो भक्त निवास जो है बनाया गया था। तो ऐसे में ये पैतृक गांव से काफ़ी जुड़ाव लता दीदी का रहा है, और साथ ही साथ जो भाई बहन है लता दीदी के वो भी इससे काफ़ी जुड़े हुए हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि पिछले कुछ सालों से स्वास्थ्य के कारण यहाँ पर आना नहीं हुआ, और यही कहीं ना कहीं बात जो है कई लोग यहाँ पर दुख जाहिर कर रहे हैं कि उनको आखिरी दिनों में लता दीदी से संपर्क उनका नहीं हुआ, उनसे मिलने की बात उनसे नहीं हुई। जीओपी जी, हम जानते हैं कि एक संगीत के बड़े नाम के तौर पे, गायकी के क्षेत्र के बड़े नाम के तौर पे हम जानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इस गांव के लोग अलग तरीके से याद करते होंगे उनको, अपनी बेटी, अपनी एक अलग तरह के रिश्ते की तरह से याद करते होंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि कई सारी अगर देखा जाए पीढ़ियां जो है मंगेशकर कुटुंब की यहाँ पर रही है। दीनानाथ मंगेशकर चूँकि यहीं पर उनका जन्म हुआ था, तो ऐसे में कई सालों तक हालांकि इस मंदिर में उन्होंने सेवा दी। तो ऐसे में जो आसपास के गांव के लोग हैं, और उसी गांव अगर देखा जाए उसी नाम से इस गांव को नाम पड़ा है मंगेशी जो है। तो ऐसे में मंगेशी कुटुंब जो है, मंगेशकर कुटुंब जो है, वो यहाँ पर फैमिली जो यहाँ पर सालों से रहती थी। तो ऐसे में कई सारी यादें उनकी यहाँ पर जुड़ी हुई थी। जिस प्रकार से गोवा का इतिहास अगर देखा जाए तो कई सारे हम देख पाते हैं कि कलाकार गोवा ने जो है अब तक दिए हुए हैं, और मंगेशकर अगर देखा जाए फैमिलीज भी देखा जाए उनमें से एक है। और जैसे कुछ ही मिनटों पहले जैसे हमारे पुजारी जी उन्होंने कहा था कि कला में ज़्यादा उनकी रुचि थी। दीनानाथ मंगेशकर जो थे वो एक काफ़ी अच्छे रिनोन कलाकार थे, यहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस भी उन्होंने किए थे। तो ऐसे में वो गुण जो है लता दीदी के पास आया। हालांकि इसीलिए तब की हम बात करें जब लता दीदी छोटी थी, जब हालांकि यहाँ से वो मुंबई की तरफ प्रस्थान हुए थे, बाकी हमने देखा कि इंदौर में भी वो गए थे। तो ऐसे में जिस प्रकार से हालांकि सफ़र रहा है काफ़ी आसान नहीं है ये, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी छोटा सा गाँव है, छोटे से गाँव से निकलकर इतने बड़े रंगमंच पर और ख़ास तौर पर दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना, ये कहीं ना कहीं काफ़ी कठिन काम होता है। और सिर्फ अपने मेहनत से, अपनी आवाज़ से, अपनी रियाज से हालांकि ये कर पाना, तो अगर देखा जाए तो ये असामान्य कामगिरी थी। और इसीलिए कहीं ना कहीं गाँव के लोग आज भी जब वो कहते हैं कि हम जब कहते हैं कि मंगेशकर फैमिलीज यहाँ पर, तो उनको काफ़ी अभिमान होता है इस बात का कि उनके नाम से जो है ये गांव जाना जाता है।
पूरी दुनिया में इसकी ख्याति है। तो ऐसे में जब इसका जिक्र होता है तो आज जैसे मैंने कहा कि तीसरी पीढ़ी होगी, तीसरी पीढ़ी भी बड़े अभिमान से कहती है कि हाँ मंगेशकर फैमिली जो है, उनका कुटुंब जो है, लता दी जो है यहाँ से बिलोंग करती थी। तो ऐसे में वो जुड़ाव और इस ये जिस प्रकार से भावना है वो होना काफ़ी महत्वपूर्ण। हालांकि आज हमारे साथ ज़रूर नहीं है, हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है, हम समझ सकते हैं। तो ऐसे में हालांकि जो बातें उन्होंने ऑफ कैमरा हमसे कही वो बात हम आपसे इस वक्त साझा कर रहे हैं। जीओपी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। फिलहाल आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम और कुछ पक्षों पे बात ज़रूर करना चाहेंगे। जया, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुई हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम और जिस तरह से हम रुख करेंगे मुंबई का। अब मुंबई में हमारे श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगर श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो मैं अपडेट लेना चाहूँगा उस वक्त वहाँ पे किस तरह का वहाँ पे माहौल है और किस तरह से वहाँ पे लोगों का आने जाने का सिलसिला चल रहा है। फिलहाल हमारे साथ श्यामा मिश्रा भी नहीं है। शिशिर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पूरे उनके जीवन सफ़र की बात कर रहे हैं और जिस तरह से आप उनके गांव, पैतृक गांव मंगेशी में खड़े हैं, एक बड़ा सफ़र रहा। हम जानते हैं कि वहाँ से इंदौर से फिर पुणे और फिर मुंबई, एक बड़ा उनका जो पूरा बचपन रहा, एक तरह से संघर्षपूर्ण बचपन रहा और उसके बाद वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती रहीं और तमाम चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। तो क्या उनके जीवन से हमें ये भी आज समझना चाहिए कि तमाम परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी किस तरह से अपने आप को साबित करना ज़रूरी है, अपनी प्रतिभा पे भरोसा रखना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल ओपी, आपने सही बात कही है। हालांकि इसके पीछे हमें देखना रहा किस प्रकार का कौटुंबिक स्तर था। लता दीदी, हमने कहा काफ़ी संघर्ष किया लेकिन काफ़ी कम उम्र में उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी आई थी। जब उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का देहांत हुआ था तो हालांकि बड़ी होने के कारण जो है पूरे कुटुंब की अगर देखा जाए जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। तो ऐसे में मन में एक कलाकार ज़रूर था लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का बोझ भी लता दीदी के ऊपर था। तो ऐसे में जब यहाँ से वो निकले, बाकी उनका जो सफ़र रहा, फिर इंदौर की हम बात करें, पुणे की बात करें, फिर मुंबई में हालांकि जब वो स्थापित हुई और धीरे धीरे अपना नाम कमाने लगी, तो ऐसे में वो संघर्ष, हालांकि कहने के लिए हम कह सकते हैं कि पिछले 40 साल का संघर्ष था लेकिन उसमें एक एक पल भी अगर देखा जाए काफ़ी कठिन भरा माहौल था वो। क्योंकि जिस वक्त वो इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो उस वक्त काम करना काफ़ी आसान नहीं था। चूँकि अब कई सारे ऐसे माध्यम हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है और टेक्नोलॉजी इस प्रकार से बढ़ गई है कि आपका जो काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं, हम 50, 60, 70 के दशक की बात कर रहे हैं जब लता दीदी ने जो है फिल्म इंडस्ट्री में जो है प्रवेश किया था, गानों में जो है प्रवेश किया था। और ये प्रवेश भी आसान नहीं था। हालांकि एक कहीं ना कहीं माइंड में एक नोशन होता है कि छोटे शहरों से या फिर छोटे गांव से जो लोग आते हैं किस प्रकार से, हालांकि क्या उनमें प्रतिभा होगी क्या नहीं होगी ये भी कहीं ना कहीं सवाल होते हैं। तो ऐसे में उनके साथ भी ये बात हुई थी लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ के जरिए सभी चीज़ें स्थापित कर दी थी और यही बात जो है जी जाएगा। और हम जानते हैं कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी पूरी अंतिम क्रिया होनी है। उनको राजकीय सम्मान के साथ पूरा ये पार्थिव शरीर वहाँ ले जाया जाएगा शिवाजी पार्क की ओर और वहाँ पे तमाम गणमान्य लोग अपनी आखिरी विदाई देंगे और ये तैयारियां आप देख सकते हैं। हम जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पे 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है और अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया राजकीय सम्मान के साथ होगी। जो तमाम प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मुंबई के प्रभु कुंज, जो लता दीदी उनका निवास स्थल है और वहाँ से अब शिवाजी पार्क की ओर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। शिशिर, अगर आप बने हुए हैं हमारे साथ, तो जिस तरह से मैं ये जानना चाह रहा था कि मुंबई वासी भी खासकर और जिस तरह से पूरा महाराष्ट्र, पूरे देश की अगर हम बात कर लें, तमाम लोगों के लिए उनका जो पूरा संघर्ष रहा वो आज एक उदाहरण की तरह है। वो एक भारत रत्न भले ही हैं लेकिन उनका एक व्यक्तित्व के तौर पे, एक प्रोफेशनल, एक पेशेवर के तौर पे भी उनको हम जानते समझते हैं। उनके संघर्ष को आज याद करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए हालांकि हमने अब बात किया भारत रत्न की, तो ऐसे कई सारे किताब जो है लता दीदी को नवाजा गया उनसे और ऐसे कई सारे किताब होंगे
जो शायद खुद ही फख्र कर रहे होंगे कि जो है उनको लता दीदी के जरिए जो है नवाजा गया, उनको सम्मान मिला है। तो हालांकि बात जब संघर्ष की करते हैं तो जाहिर सी बात है ओपी की संघर्ष को देखना भी होगा कि किन हालातों में संघर्ष हुआ था और किस प्रकार से किया था। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी में कई सारे ऐसे कलाकार होंगे जो चाहते होंगे कि वो स्तर उनको भी प्राप्त हो जाए। शिशिर, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ मशहूर गायिका और अभिनेत्री इला अरुण जुड़ गई हैं। इला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और निश्चित तौर पर जरूर आप कर रही होंगी जब से ये खबर आई है, कुछ निजी पल, कुछ ऐसी खबर, कोई ऐसी प्रसंग जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कर पाए लता दीदी से जुड़ी हुई। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि पूरा राष्ट्र आज शोकमय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने एक हमारी बहुत प्रिय सुरीली आवाज पूरे देश ने खोई है। मध्यम वर्गीय, चाहे औरतें हों, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे बच्चे हों, पीढ़ियों से जुड़ी हुई आवाज है। मैं इस तरह से आपको सजी धजी इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ एक रियलिटी शोज के लिए आई थी कलकत्ता और मुझे मोरनी गाना गाना था। तो मेरे पास एक वही लम्हा है जो जिंदगी का सबसे सुनहरा लम्हा है, ऐतिहासिक लम्हा है, जब मुझ नाचीज को लता जी के साथ मोरनी बागा में बोली गाने का मौका मिला। और बहुत ही अच्छा अनुभव इसलिए रहा कि इतनी जो हमारी गुरु हैं, जो देश की इतनी अच्छी आवाज है, उनको उन्होंने पूछा कौन है इला अरुण, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान से है। और जब हम HMV में अपोलो स्ट्रीट में मिले तो उन्होंने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उस जमाने में अलग अलग नहीं आते थे आर्टिस्ट। एक रिहर्सल हुई, पंडित शिव शर्मा और हरीशा चौरसिया जी की कंपोजिशन थी और यशराज जी की वजह से ही ये गाना जो था मेरी जिंदगी में एक सुनहरा लम्हा बन गया। तो जब मैंने गाना गाया तो एक केबिन में वो थी, दूसरे में मैं थी और टेक जो था ऐसे चल रहा था कि लाइव सारे म्यूजिशियन थे। आप सोचिए मैं कितनी कांप रही होंगी, पर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मैंने गाना गाया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तो आपके गुरु कौन है? तब मैंने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरी गुरु तो आप हैं। राजस्थान के आम लोगों से सुन के जो संगीत मेरे कानों में पड़ा। खैर, ये मैं कहना चाहूंगी कि अपने दिल में मैं संजोती हूँ सुनहरा सपना। वो चली गई, उम्र थी, उम्र को तो कोई देखे रोक नहीं सकता। हमारे खुद के धर्म में कहा गया कि आत्मा जो है वो रहती है, पर लता जी के साथ ये है कि आवाज रह गई विरासत के रूप में, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आवाज दशों दिशाओं में गूंजेगी। और मैं यही कहूंगी कि मोरनी बागा में बोले आधी रात में मेरे दिल में आज सच में कटार चुभ गई। एक ऐसा मौका हाथ में आया था कि उनके साथ मैंने गाया। मैं अपनी श्रद्धा के सुमन को आपके जरिए समर्पित करती हूँ। बिल्कुल, लम्हे फिल्म का वो गाना हमें भी याद है इला जी। और निश्चित तौर पर तो इसी बात से मैं अगला सवाल जोड़ता हुआ रखूंगा, वो ये कि क्या जो नई पीढ़ी थी किस तरह से वो सीखती रही। आप भी जैसा आपने बताया, आपको विश्वास दिया, भरोसा दिया, इस तरह से और भी बहुत सारे लोग निश्चित तौर पर होंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लता जी अब जब इस उम्र में भी वो रियलिटी शोज, क्योंकि मैं कई रियलिटी शोज में जज भी रही हुई हूँ और लता जी को बकायदा वो रियलिटी शो सुनती थी और जो आवाज अच्छी लगती थी और कोई कहता था कि आपको कौन सी आवाज पसंद है, तो उनके पास बकायदा कहने के लिए ये था कि ये बहुत अच्छा गा रहा है, इससे मैं मिलना चाहूंगी, इसको सुनना चाहूंगी। तो उन्होंने ये जो बिखरे हुए सुर है उनको हमेशा प्रेरणा दी। मीठी आवाज थी उनकी, मीठे व्यक्तित्व की मालकिन थी। मुझे नीचे स्टूडियो में जाना पड़ रहा है, पर मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि मैं सबकी यादों को सुनना चाहती हूँ। मैं यही कहूंगी कि अगर लोग उन्हीं के गानों को गाते रहेंगे, ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा। मैं चाहूंगी कि उनका एक नेशनल आर्काइव बने, क्योंकि ये जितने भी आपके इंसाइक्लोपीडिया उन सबसे ऊपर है। शायद किसी भी देश की सिंगर ने इतने गाने नहीं गाए होंगे। और ये घर घर की आवाज, जहाँ मैं कलकत्ता में हूँ, छोटी छोटी झुग्गियों से उनके तरह तरह के गाने आ रहे हैं। मैं नहीं भूल सकती कि रोंगटे खड़े हो गए थे 1962 में जब उन्होंने गाया था ऐ मेरे वतन के लोगों। तो मैं उस आवाज को नमन करती हुई आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। इला जी, एक बात और मैं जानना चाहूँगा
कि जिस तरह से बिल्कुल कि जिस तरह से एक गायिका के तौर पे तो पूरी दुनिया जानती है, एक व्यक्ति के तौर पे उनको आप कैसे याद करेंगी, क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पे देखिए, मिलने का मैं आपको मौका मिला है। जिन लोगों से मैं जुड़ी थी, जैसे कल्याण जी भाई, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारे भाई, इन लोगों के साथ, और सबसे बड़ी बात है यश चोपड़ा जी, वो उनको बहन मानते थे। तो उनका सबका यही कहना है कि वो बहुमुखी व्यक्तित्व की मालकिन थी। उनको खाना भी बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत अच्छी जोक करती थी, वो बहुत ही सीधे व्यक्तित्व की थी, दो चोटी थी, पर मजाक और उनकी जो हंसी थी, उनका जो माधुर्य था और प्रेरणा देती थी, उनको अच्छा लगता था। तो उनकी ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस थी, शी वॉज लाइक अ चाइल्ड। और जो भी, ये तो आप बता ही रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जिंदगी काटी और कैसे कहाँ से कहाँ पहुंची, पर आज तो उनका व्यक्तित्व जो है वो नई जनरेशन, आज भी जिसमें रियलिटी शो में जा रही हूँ, उन सबकी रोल मॉडल जो है वो लता जी ही है। तो लता जी को सुनते जाओ और आपको किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। वो सुर के नाम पे और इतने गाने भारत को देके गई हैं कि हम बहुत रिच हैं। थैंक यू। एक बात मैं जी अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद इला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी इला अरुण, अपनी यादों को साझा करते हुए उन्होंने उनके साथ काम भी किया, लम्हे फिल्म का उन्होंने जिक्र भी किया कि किस तरह से लता मंगेशकर, उन्होंने उनको भरोसा दिया, हौसला दिया और इस गाने में भागीदारी उन्होंने की। तो लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि आखिर मुंबई में क्या कुछ वहाँ पे अंतिम जो क्रिया है, उसके अंतिम सफ़र है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, ये पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और प्रभु कुंज की तस्वीरें भी सीधे आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया होनी है, अंतिम जो यात्रा है वो भी संपन्न होनी है। जो तमाम स्टेट प्रोटोकॉल्स हैं उसका अभी ध्यान रखा जा रहा है, वो तमाम प्रोटोकॉल के ज़रिए अंतिम क्रिया होगी। और अब अभी इस वक्त उनका पार्थिव शरीर प्रभु कुंज, जो उनका निवास स्थल है, वहाँ पे है और इसके बाद यहाँ से शिवाजी पार्क वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे अंतिम क्रिया शाम में 6 साढ़े 6 के बीच में संपन्न होने की बात सामने आई है। उस वक्त में खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुंबई पहुँचेंगे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो इसीलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम अपने संवाददाताओं से भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच में जो प्रतिक्रियाओं का दौर है उसको एक बार फिर से आपके सामने रखें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। और ये हम सुनते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने लता मंगेशकर, हम सबकी आदरणीय दीदी लता जी हम सबके बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनको भाव विभोर होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबकी ओर से और अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहने की ताकत मिले। लता जी सिर्फ कलाकार, महान कलाकार ही नहीं थी। लता जी संगीत की दुनिया में उन्होंने अपना स्थान तो बनाया था, लेकिन इसके साथ साथ वो मर्म की प्रतीक थी, ममता की प्रतीक थी। लता मंगेशकर उनके निधन पर शोक जताया है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी, विलक्षण गायिका, भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुना कर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज़ और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज़ भी सुनी जाती रहेगी। लता दीदी जैसा
न कोई हुआ और न होगा। और तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े रहे हैं शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, इस वक्त क्या अपडेट आ रहा है? जहां तक बात करें, प्रधानमंत्री खुद मुंबई पहुंचने वाले हैं और अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो मुंबई जा रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे लता दीदी को। और आप देखें कि तमाम जो कार्यक्रम हैं, राजनीतिक कार्यक्रम, उसे भी स्थगित किया गया है। गोवा में आज एक वर्चुअल रैली होनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको स्थगित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में आज संकल्प पत्र बीजेपी का ऐलान किया जाना था, उसको रोक दिया गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक कार्यक्रम भी स्थगित हुए हैं। और लता दीदी के को लेकर जो आप देख रहे हैं कि उनके निधन पर जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, वो अपने आप में बताती है कि किस तरह से लोगों का जुड़ाव उनसे रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने जब इस बात को कहा कि देश ही नहीं दुनिया में दरअसल भारत को जानने समझने का लोगों को जो मौका मिला, भारत के बारे में दरअसल आप देखें कि दुनिया में जो एक तस्वीर पेश हुई, तो उसमें लता दीदी की जो आवाज़ का जो योगदान है वो निश्चित तौर पर हम सब याद करेंगे। और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही तमाम जो ट्वीट आ रहे हैं उसमें दुख व्यक्त किया जा रहा है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो उनका योगदान है न केवल भारतीय संगीत को लेकर, भारतीय सिनेमा में, बल्कि एक तरह से देखें उनका पूरा जीवन ही एक आदर्श के तौर पर रहा है। और हम जानते हैं कि भारत की 3 पीढ़ियां उनकी आवाज़ को सुनती हुई बड़ी हुई हैं। और ये अपने आप में देखें कि चाहे कोई सांस्कृतिक समारोह हो, चाहे कोई खुशी का मौका रहा हो, चाहे देशभक्ति का मौका रहा हो, आप और हम सभी एक तरह से देखें लता दीदी के गानों से, उनके स्वर से परिचित रहे हैं। और ऐसा शायद ही कोई मौका रहा हो जब उनके गानों को लोग सुनते ना रहे हों। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में गम का माहौल है। और उस लिहाज से आप देखें कि जब इससे पहले हम देखते थे कि लता दीदी की बीमारी की खबरें आती थी, किस तरह से लोग एक तरह से उनके स्वस्थ होने की दुआ करते थे। और जो लोगों का जुड़ाव रहा है, ओपी दास आप भी इस बात को समझते होंगे कि किस तरह से एक ऐसी शख्सियत का जाना जो सिर्फ एक स्वर सामग्री, एक स्वर कोकिला के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान के तौर पर दरअसल वो पूरे भारतीयों के लिए एक आदर्श के तौर पर जानी जाती रही हैं। और जिस तरह से 3 पीढ़ियां उनसे एक प्रेरणा लेती रही, और ख़ास तौर पर जो संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो दरअसल अपनी आवाज़ के जादू को बिखरना चाहते हैं, उनके लिए तो निश्चित तौर पर लता दीदी को जानना और समझना स्वाभाविक तौर पर एक न केवल ज़रूरी हो जाता है, बल्कि उनके जेहन में अपने आप उतर जाती थी अपने आवाज़ के जरिए, अपने आवाज़ के जादू के जरिए। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने जब गायन शुरू किया, और आप देखें कि एक पूरी 2-3 पीढ़ी तक जिस तरह से उनके आवाज़ के जादू को हम सुनते रहे, और हम आने वाले कई दशकों में कहें कि कई दशकों तक उनके आवाज़ को, जादू को सुनते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों के जेहन में समाई हुई उनकी जो आवाज़ है वो हम सब याद करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी क्षति है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि न कोई पहले ऐसा हुआ है और ना आगे कोई ऐसा होगा। तो निश्चित तौर पर हम आज सब उनके योगदान को न केवल भारतीय सिनेमा में, भारतीय संगीत में, बल्कि देश को लेकर जो उनका योगदान रहा है उसे याद कर रहे हैं। और यही वजह है ओपी दास की, हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र से कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहां से उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट हो या फिर जो बयान हो नहीं आ रहे हो, चाहे साहित्य क्षेत्र हो, संगीत क्षेत्र हो या फिर तमाम अन्य क्षेत्र। शैलेंद्र, 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। और साथ में हम जानते हैं कि जो तमाम पुरस्कार, नागरिक सम्मान हैं, उनको दिए गए भारत रत्न वो रहीं। तो ये भी बहुत कुछ दिखाता है कि राष्ट्र के सफ़र में, राष्ट्र के पूरे इस वक्त आज जहाँ खड़ा है उसमें भी उनका एक अपने तरीक़े से योगदान था। और वो लगातार जो तमाम समसामयिक मुद्दे हैं उस पर अपनी भावनाएं भी व्यक्त करती रहती थी।
निश्चित तौर पर ओपी दास, हमने देखा कि समय समय पर सिनेमा जगत से जुड़े पुरस्कार हों या फिर तमाम अन्य पुरस्कार वो उन्हें मिलते रहे और जैसे जैसे वो एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, हमने देखा कि तमाम पुरस्कार तो उन्हें मिले ही, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के जरिए, अपने जीवन पद्धति के जरिए जो आदर्श देश के लोगों के सामने रखा, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है और यही वजह है कि भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। और हम जानते हैं कि तमाम एक तरह से कहें कि पुरस्कारों से इतर उनका जो एक जीवन रहा है वो ये दिखाता है कि जो भी पुरस्कार वो मिले वो उसके योग्य तो थी ही, साथ ही साथ उससे भी ऊपर उनकी एक छवि थी, एक व्यक्तित्व था जिससे हम सब प्रेरणा लेते रहे हैं और हम सब दरअसल कोई दीदी के तौर पर, कोई माँ के तौर पर एक ममतामयी जो छवि आपको यहाँ पे रोक के मैं इन तस्वीरों के बारे में बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि अब एक तरह से अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं वो वाहन भी वहाँ पहुँच चुका है जिस पे उनका लता मंगेशकर, उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और चाहे पुलिस के हों सदस्य या अन्य सुरक्षाकर्मी, वो भी वहाँ पे समारोहिक जो साज सज्जा है उसके साथ वहाँ पे मौजूद हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं कि राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा होगी और अंतिम विदाई या कहें अंतिम क्रिया भी होगी। तो ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के प्रभु कुंज से, जो लता मंगेशकर, लता दीदी का आवास रहा, वर्षों तक यहीं पे वो रहीं और वहाँ पे अब तमाम गणमान्य लोगों का भी आना जाना लगातार जारी है। और अब जो अंतिम यात्रा होगी यहाँ से शिवाजी पार्क तक की, उसकी भी तैयारियां अब अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं। शैलेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें, उसमें एक बात जोड़ दूं कि राजकीय सम्मान और जो राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ये दिखाता है कि राष्ट्र उन्हें किस तरह से अपनी पूरी विकास यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा समझता है। निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि किस तरह से लोगों के जनमानस में वो बसी हुई थी। ये दिखाता है कि किस तरह से रोज़मर्रा के जीवन की वो हिस्सा थी लोगों के, उनके गानों के तौर पर, उनके स्वर के तौर पर। जब भी कोई देश प्रेम का बड़ा मौका हो, लोग जाहिर करना चाहते थे या कोई ऐसा मौका होता था खुशियों का, तब हम उनके गाने सुनते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपने स्वर के जरिए, अपने आवाज़ के जरिए लोगों के घरों का हिस्सा थी। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हर कोई जिसके पास कोई एक मौका रहा कभी उनके जीवन में कि एक फोटोग्राफ लता दीदी के साथ खिंचवाने का या उनके साथ बैठने का अवसर कभी मिला हो, ऐसे लोग उस फोटो को ट्वीट कर उस फोटो को जारी करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अपने दुख जता रहे हैं और कह रहे हैं कि शब्द नहीं है उनके पास दुख जताने की। और मैं यहाँ पर ओपी दास ये बात खास तौर पर बताना चाहूँगा कि न केवल साहित्य, राजनीति, फिल्म और तमाम उन विधाओं के जो दिग्गज हैं वो आज गमगीन है, वो दुख जता रहे हैं, बल्कि जो घर की गृहिणियां हैं, जो आम लोग हैं, आज देखें आप सोशल मीडिया देखें या बात करें लोगों से, हर कोई इस दर्द को महसूस कर रहा है कि आज उनकी अपनी दीदी, एक ममतामयी छवि, वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी यादें, उनके स्वर, उनके गाने हमें याद रहेंगे। निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि किस तरह से भारतीय जनमानस के दिलों में वो बैठी हुई थी। और एक बात और ओपी दास, कि भारत की जो छवि आज हम दुनिया में देख रहे हैं, आप याद कीजिए आज से 50-60 साल पहले जो एक माध्यम आज की तरह दौर नहीं था, तब भारतीय गानों के जरिए दरअसल भारत को समझने का जो मौका दुनिया को मिला, उसमें भी लता दीदी की जो आवाज़ है वो गूंजती रही है, उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पर आज पूरा भारतीय जनमानस गमजदा है, दुख से भरा हुआ है और साथ ही साथ पूरी दुनिया में दरअसल हम जानते हैं कि ये कहा जाता रहा है कि वो एक ऐसे एक तरह से देखें स्वर सामग्री, एक स्वर कोकिला के तौर पर जानी जाती रही हैं, जिन्होंने 1000 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में अपने स्वर दिए गानों में। और जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उसमें अलग अलग जगह पर उन्होंने गाने गाए। तो ये एक तरह से दिखाता है कि कोई जो संगीत साधना का जो शिष्य है, जो संगीत साधना करना चाहता है, जो गायन की दुनिया में उतरना चाहता है या फिर जो गायन की दुनिया में है, ऐसे सभी लोगों के लिए दरअसल लता दीदी उस स्तर पर एक तरह से देखें एक स्वाभाविक तौर पर
एक प्रेरणा की स्रोत रही हैं, जहां पर हम रोज़मर्रा के रियाज की दुनिया में उन्हें याद करते रहे हैं। और हम और आप जब घरों में रेडियो पर फिल्मी गाने संगीत सुनते रहे हैं तो अक्सर आप ये कह सकते हैं कि जब गानों की रेडियो पर जब गाने बजाए जाते रहे तो हर दूसरे या तीसरे गाने में लता दीदी की आवाज़ गूंजती रही है। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि पीढ़ियों तक लोग जिस संगीत को, जिस गाने को फिल्मों के जरिए सुनते रहे हैं अपने घरों में, उसमें लता दीदी की आवाज़ सभी के घरों में बरबस गूंजती रही है। बिल्कुल, आपने पूरी दुनिया की बात की और एक बात जो कही जाती है कि उनके गाने दुनिया में कहीं भी जो हिंदी समझते हों, दूसरी भाषाएं 30 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। तो एक तरह से भारत की जो सॉफ्ट पावर की हम बात करते हैं, एक जो हम सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका की बात करते हैं, उसमें मुझे लगता है कि लता मंगेशकर बिल्कुल एक आदर्श उसके कंटेंडर, एक प्रतिभागी के तौर पर सामने आती हैं। ओपी दास, निश्चित तौर पर आप देखिए, भारतीय फिल्मों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने में अपनी अगर योगदान की बात हो तो उसमें लता दीदी का योगदान याद किया जाएगा। भारतीय गानों को, संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने की बात हो उसमें लता दीदी का जो योगदान है उसे हमेशा याद किया जाएगा। और साथ ही साथ भारत को समझने के लिए गानों के जरिए, उनके स्वर के जरिए जो समझाने का जो एक काम है कि किस तरह से भारत की जो संस्कृति रही है, भारत के जो त्यौहार रहे हैं, भारत में जो देश प्रेम का जज्बा रहा है, भारत में जो ममतामयी छवि रही है, भारत में जो स्त्री में जो एक तरह से कहें कि तमाम ममता के छांव के जो गुण रहे हैं, उन सब को समझने में, दुनिया को समझाने में दरअसल लता दीदी के स्वर और लता दीदी के योगदान को निश्चित तौर पर याद किया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि भारत के एक सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर निश्चित तौर पर लता दीदी का जो योगदान है वो अतुलनीय है। और यही वजह है कि आज हम दुनिया भर से शोक संदेश देख रहे हैं, तमाम जगहों पर, ट्विटर पर उनके शोक संवेदनाएं आ रही हैं। और दरअसल लता दीदी का जाना। और शैलेंद्र, इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये दिल्ली के माफ कीजिएगा, मुंबई के प्रभु कुंज से हैं, जहाँ पे उनका निवास स्थल है और जो अंतिम यात्रा के लिए जो वाहन है वो उसकी तैयारी पूरी हो गई है। और वहाँ पे हम देख सकते हैं जो तीनों सैन्य बल हैं उनके भी वहाँ पे कार्मिक मौजूद हैं, उनके जवान भी वहाँ मौजूद हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, और इसके अलावा जो राज्य पुलिस है उनके भी वहाँ पे कार्मिक मौजूद हैं। तो जो एक कार्यक्रम है, अंतिम यात्रा का कार्यक्रम, यहाँ से यानी प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क का, उसकी तैयारियाँ भी अब अंतिम चरण में हैं। तो जो वक्त है उसके मुताबिक भी देखें तो अब यहाँ से ये अंतिम यात्रा जाएगी और शिवाजी पार्क, वहाँ पे आम लोग या जो दूसरे गणमान्य लोग हैं वो वहाँ पे अंतिम दर्शन कर पाएंगे। जी शैलेंद्र, जिस तरह से हम बता रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो उनका व्यक्तित्व है वो किस तरह से एक सांस्कृतिक राजदूत के तौर पे और आने वाले वक्त में भी शायद वो प्रेरणा की स्रोत बनी रहेंगी। जी देखिए, मैं एक वाकया बताना चाहूँगा। जब मैं पहली बार मुंबई गया था, शायद किसी कार्यक्रम को कवर करने के सिलसिले में, मेरे जहन में जो सबसे एक अहम बात उभर कर आ रही थी कि मुझे लता दीदी का घर देखना है, अगर मौका मिले तो उनसे मिलना है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों के वो जहन में थी। और जब मैं मुंबई से लौट कर आया तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इस बात का जिक्र भी किया कि आप मुंबई गए थे, क्या लता दीदी के घर के आसपास से गुजरे थे, क्या वहाँ पर गए थे, क्या उनसे मुलाकात करने की कोशिश की। तो आप समझ सकते हैं कि न केवल भारतीय संगीत की दुनिया में, भारतीय फिल्मों में, राजनेताओं में या फिर साहित्य या अन्य विधाओं के दिग्गज लोगों में, बल्कि भारतीय जनमानस में एक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, आप कह सकते हैं कई पीढ़ियों तक, जिस तरह से उनकी आवाज़ को लोग सुनते बड़े हुए, उसमें ये दिखाता है कि किस तरह से वो लोगों के जीवन में रसी बसी हुई थी। कैसे लोग घरों में खाना बनाते हुए, तमाम गृहिणियाँ लता दीदी की आवाज़ में गाना सुना करती थीं। आप तमाम समारोहों में लता दीदी की आवाज़ गूंजती हुई रहती थी। तमाम फिल्म जो घरों में शूटिंग होती है उसमें भी उनके गानों को साथ में रखा जाता था। तो दरअसल ये दिखाता है कि दरअसल भारतीय जनमानस के जीवन में वो उनकी आवाज़ गूंजती रहती थी और एक तरह से वो लोगों के घरों का हिस्सा थी, अपनी आवाज़ के जरिए, अपने गानों के जरिए। तो ये एक रिश्ता
जो एक गृहिणी का उनसे कह सकते हैं, एक छात्र का उनसे कह सकते हैं, एक संगीत साधना करने वाले व्यक्ति का उनसे कह सकते हैं, हर वर्ग के लोगों का एक रिश्ता था लता दीदी से। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि हर वर्ग से प्रतिक्रिया आ रही है, लोग दुख में हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। ओपी। शैलेंद्र, मैं एक वक्त जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और एक व्यक्तिगत संबंधों की बात की है, और उन्होंने बात की थी टेलीफोन पे, उसके भी हिस्से उन्होंने मन की बात में रखे थे। आपको लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया कि एक तरह का शून्य आ गया है जिसकी कमी नहीं भरी जा सकती, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनको भी प्रेरणा मिलती थी उनके पूरे अपने कर्म के ज़रिए और उनकी जो पूरी शुचिता का जो उनका पूरा सफ़र रहा, कैसे आप देखते हैं कि शीर्ष जो देश का एक राजनेता है वो इस तरह के प्रेरणा लेता है लता मंगेशकर उनसे? तो बिल्कुल आज हम देख रहे हैं कि पूरा देश एक तरह से देखें गमजदा है, लता दीदी को याद कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है, और जो उन्होंने एक प्रतिमान गढ़े, एक तरह से कहें कि लोगों को ये बताया कि किस तरह से अपने काम में मशगूल होते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, किस तरह से दुनिया को ये बताना है कि आप अपने काम को साधना करते हुए दरअसल देश सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, और लोगों के जो जीवन में वो रची बसी रही हैं। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि जब ये खबर आई उसके बाद से ही शोक संदेश की एक बाढ़ सी हम देख रहे हैं, चाहे तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग हों, फिल्म जगत के कलाकार हों, बॉलीवुड के स्टार हों, या फिर साहित्य जगत के लोग हों, कला और संगीत के लोग हों, या फिर आम जनमानस हो, सभी लता दीदी के गानों का जिक्र करते हुए, उनकी आवाज़ की जादू की बात करते हुए, उनके संस्मरण को याद करते हुए आज लता दीदी को याद कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि 13 वर्ष की ही कम उम्र में उन्होंने गाना जो शुरू कर दिया था, उसके बाद से आज देखें कि 3 पीढ़ियों तक एक तरह से उनके गाने को सुनकर 3 पीढ़ियाँ बड़ी हुई। और हम हर मौके पर कोई गाना जो सुनते हैं उसमें अक्सर देखते हैं कि लता दीदी द्वारा गाया हुआ या उनके द्वारा स्वर दिया हुआ गाना होता है। तो दरअसल जब आप घरों में रेडियो के जरिए अक्सर फिल्मी गानों को घरों के अंदर बजता हुआ सुनते हैं, तो उसमें हर दूसरे या तीसरे गाने में लता दीदी की आवाज़ सुनाई देती है। तो आज एक तरह से कहें कि न केवल संगीत जगत के लिए, फिल्म जगत के लिए, बल्कि देश के लिए ये कितनी बड़ी क्षति है। हम सब आज इस दुख भरे माहौल में, भले ही आज लता दीदी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनका स्वर सदियों तक हमारे बीच गूंजता रहेगा और भारत उनका ऋणी रहेगा। तो ये उस लिहाज से आप देखें कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि एक ऐसे शख्सियत का हम सबके बीच से जाना, एक ऐसे स्वर कोकिला का हम सबके बीच से जाना, जिसके बारे में दरअसल हम सब जानते हैं कि जिन्होंने भारतीय फिल्मों में गायन का एक ऐसा प्रतिमान स्थापित किया है जिसे छूना शायद ही किसी के बस की बात हो। शैलेंद्र, एक बार हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि ये दृश्य सीधे हम आपको दिखा रहे हैं प्रभु कुंज से। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचेंगे लता दीदी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और लता दी का पार्थिव शरीर जो कुछ ही वक्त बाद यहाँ से शिवाजी मार्ग लिया जाएगा, और हम जानते हैं कि उनका लगभग 6:30 बजे के करीब अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त भारी तादाद में लोग उनके गृह निवास पर पहुँच रहे हैं उन्हें अपने अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और उसके बाद उनका अंतिम सफ़र शुरू होगा। और शैलेंद्र, सुबह से ही हम देख सकते हैं और संदेश जिस तरीके से पहुंच रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, विश्व के अलग अलग हिस्सों से, वो ये दिखाते हैं कि सुर साम्राज्ञी लता दीदी का कद कितना बड़ा था। दरअसल अपनी आवाज़, अपने सुरों के ज़रिए मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा शैलेंद्र जिसके जीवन को, जिसके निजी जीवन को उन्होंने अपने सुरों के ज़रिए नहीं छुआ होगा। एक ऐसी आवाज़ जो गम का वक्त हो तो राहत देती थी,
एक ऐसी आवाज़ जो खुशी के वक्त खुशी में ही शामिल हो जाती थी, एक ऐसी आवाज़ जो हमारे इन इमोशंस को, इन संवेदनाओं को एक नई पहचान देती थी। और इस वक्त राजकीय सम्मान के साथ लता दीदी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस वक्त उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ लाया गया है। और जो प्रक्रिया है पूरे राजकीय सम्मान की, उसका यहाँ पालन किया जा रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने देश के विकास में योगदान दिया हो, देश के लिए अपनी जान दी हो, देश के लिए अपना जीवन जिया हो, ऐसी हस्तियों को राजकीय सम्मान दिया जाता है। और लता दीदी को भी राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जा रही है और इस वक्त उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ लेके जाया जा रहा है। शोक धुन बजाते हुए सेना का बैंड। फूलों से सजा हुआ ये वाहन जिसमें लता दीदी का पार्थिव शरीर रख के उसे अंत्येष्टि के लिए लिया जाएगा। लता दीदी का आखिरी सफर यहाँ से शुरू हो रहा है। लता दीदी के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और अब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। जब किसी भी व्यक्ति की राजकीय अंत्येष्टि की जाती है तो देश का ध्वज आधा झुका जाता है। साथ ही विदेशों में भी जो दूतावास होते हैं, जो उच्चायोग होते हैं, वहाँ भी राष्ट्र ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। और जिस व्यक्ति को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि दी जाती है, उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे में लपेटा जाता है। पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ लता दीदी का आखिरी सफर शुरू हो रहा है। जैसा हमने सुना, मिलिट्री बैंड ने शोक संगीत भी बजाया और अंत्येष्टि के कार्यक्रम के दौरान लता मंगेशकर जी को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। लता मंगेशकर जी एक ऐसी हस्ती जिन्होंने 7 से ज़्यादा दशकों तक देशवासियों के दिल में अपने सुर से अलग जगह बनाई। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला को समर्पित कर दिया, जिन्होंने हर देशवासी के मन में भक्ति की, राष्ट्रवाद की ऐसी भावना जागृत की जो उनके सुरों से सीधे देशवासियों के दिल में उतर जाती थी।
एक ऐसी हस्ती जिन्होंने ये दिखाया कि कला साधना क्या होती है, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने ये दिखाया कि एक देशभक्त कैसा होता है। देश के प्रति हमेशा समर्पित रहीं, कला के प्रति हमेशा समर्पित रहीं लता मंगेशकर जी। एक ऐसी हस्ती लता मंगेशकर जी जिनके जाने से क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग सभी के दिल में दुख हुआ है। एक ऐसी हस्ती जिनका जाना मानो एक वैक्यूम क्रिएट कर गया है, जिनका जाना एक ऐसा अपूर्णीय क्षति के रूप में हमारे सामने है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। एक ऐसी हस्ती जिनके जैसा ना कभी कोई हुआ और शायद लंबे वक्त आने वाले वक्त में भी शायद ही कोई होगा जो उस तरह के आयामों को छू पाए जो लता जी ने अपने जीवन के जरिए छुआ, ऐसा उदाहरण स्थापित किया जिसे आज हर देशवासी को प्रेरित कर रहा है। लता मंगेशकर जी जिनका जाना कहते हुए ही दर्द की अनुभूति होती है, क्योंकि अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने गीतों के ज़रिए वो हमेशा हम सब के दिलों में अमर रहेंगी। प्रभु कुंज उनका निवास स्थान, जहाँ से उनके आखिरी सफ़र की शुरुआत होगी और यहाँ से सीधे उनके अंत्येष्टि का कार्यक्रम किया जाएगा। चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर हम वास्तविक जीवन की बात करें, आज हर किसी के मुंह पर, हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, लता दीदी हमें छोड़ गई हैं। (1942) में अपना पहला गीत रिकॉर्ड करने के बाद 2019 में उन्होंने आखिरी गीत रिकॉर्ड किया और अपने हर गीत में संवेदनाओं का ऐसा ज्वार भरा उन्होंने, ऐसी अनुभूति भरी कि हर गीत उनका जन जन के दिल को छू गया। सादगी की प्रतिमूर्ति, कला के प्रति समर्पित, साधना और तपस्या मूर्ति जीवन जीने वाली लता मंगेशकर जी, जो आज इस जीवन को अलविदा कह गई। कोविड की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था और उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। हालांकि बाद में वेंटिलेटर को हटा दिया गया और ये खबर भी आती रही कि लता जी की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन आखिरकार वो हमें अलविदा कह गई। तो पैडर रोड पर लता जी के निवास स्थान के बाहर उनके पार्थिव शरीर को सेना के इस वाहन में रखा गया है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लता मंगेशकर जी एक ऐसी हस्ती के रूप में हमारे सामने रही हैं जिन्होंने हमेशा सबके सामने अपने व्यवहार के ज़रिए, अपने व्यक्तित्व के ज़रिए, अपने प्रोफेशन के ज़रिए भी एक उदाहरण ही प्रस्तुत किया और यही कारण है कि उन्हें इस वक्त राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी। बिल्कुल ममता, और 1942 में अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था और आज हम जब आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं अमृत महोत्सव, तब आप देखें कि तकरीबन 80 साल से ज़्यादा उनका एक तरह से देखें उनका जीवन रहा गायन का, और उसमें 3 पीढ़ियों को ये मौका मिला उनके गानों को सुनते हुए बड़ा होने का, और अपने गानों के जरिए और अपने पूरे जीवन के जरिए उन्होंने जनता के सामने, देश के जनमानस के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और हम जानते हैं कि किसी माँ को अपने बेटों पर प्यार उड़ेलना हो या फिर किसी प्रेमिका को अपने प्रेमी को प्रेम की अभिव्यक्ति करनी हो या फिर देश प्रेम के मौके पर कोई गाना सुनना हो, तो अक्सर हम लता दीदी के स्वर को सुनते हैं और हम देखते हैं कि भाई का बहन से प्रेम हो या फिर एक तरह से देखें कोई भी ऐसी संवेदना या कोई भी ऐसा इजहार का मौका जहां हम एक दूसरे से प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, हम एक दूसरे पर प्यार उड़ेलते हैं, चाहे वो कोई
माता अपने बेटे या अपनी बेटी पर प्यार उड़लते हुए किसी गाने को गुनगुनाती हो तो अक्सर लता दीदी के गाने, लता दीदी के स्वर, लता दीदी के बोल याद आ जाते हैं जो उन्होंने तमाम गानों में अपने स्वर को दिया था। तो निश्चित तौर पर केवल एक ऐसे स्वर कोकिला के तौर पर ही नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनमानस के घरों में रची बसी हुई थी लता दीदी। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक शोक की लहर है और लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके फोटो ट्वीट कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई मौका मिला साथ रहने का या फिर कोई फोटो खिंचवाने का, उसे शेयर कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि न केवल देश के दिग्गज हस्तियां बल्कि आम जनमानस, गृहिणियां, छात्राएं और तमाम दूसरे वर्ग के लोग आज लता दीदी के हमारे बीच ना रहने पर दुख जता रहे हैं। और दरअसल लता दीदी का जाना एक ऐसी शख्सियत का हम सबके बीच से चला जाना है जिनकी एक छवि ममतामयी माँ की रही है, एक ममतामयी दीदी की रही है। भारत को दुनिया में दरअसल भारत का जो के बारे में एक स्वरूप रखने की रही है, भारत को जानने समझने का जो मौका दुनिया को मिला उसमें लता दीदी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके गानों के जरिए और उनके स्वर के जरिए दुनिया के बड़े हिस्से में हमने देखा कि भारत के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के वेशभूषा के बारे में और तमाम अहम बातों के बारे में दुनिया को जानने समझने का मौका दुनिया को मिला। तो निश्चित तौर पर आज हम सब जब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बात याद आती है कि कैसे ममता जी एक ऐसी शख्सियत में अपने पूरे जीवन को अपने प्रोफेशन में या अपने गायन क्षेत्र में तो लगाया ही। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लता जी का पार्थिव शरीर लेकर सेना का ये फूलों से सजा हुआ वाहन प्रभु कुंज से प्रस्थान कर चुका है और यहाँ से उनका अंतिम सफ़र शुरू होता है और भारी तादाद में लोग यहाँ पर सड़कों पर भी मौजूद हैं और हर कोई लता जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता है। अपने दिल के बोल के ज़रिए उन्हें उनके इस आखिरी सफ़र का साक्षी बनना चाहता है हर देशवासी, हर कला प्रेमी जिसको उनके सुरों ने छुआ, जिनके जीवन को उनके सुरों ने साधा, ऐसा हर कला प्रेमी, ऐसा हर व्यक्ति उनके इस आखिरी सफ़र का साक्षी बनना चाहता है। प्रभु कुंज से उनका पार्थिव शरीर लेकर सेना का वाहन प्रस्थान कर चुका है और जैसा कहा गया है कि लगभग 6:30 बजे के करीब उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू होगा और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और यहीं पर प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की बताई जाती है और इस दूरी को तय करने के लिए सेना का वाहन उनका पार्थिव शरीर लेकर प्रभु कुंज से प्रस्थान कर चुका है और शिवाजी पार्क पहुंचने का उनका इंतज़ार रहेगा और उनके इस आखिरी सफ़र में भी उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी तादाद में मुंबई वासी वहां मौजूद हैं। लेकिन दूरदर्शन के ज़रिए, स्क्रीन के ज़रिए, उनके इन दृश्यों के ज़रिए हम अपने दर्शकों तक ये तमाम दृश्य इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि लता जी के इस आखिरी सफ़र का साक्षी हम सब बन सकें और अपने अपने तरीके से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। हालांकि ये कहते हुए दुख होता है कि लता जी हमारे बीच नहीं हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कलाकार रही हैं, एक ऐसी कला की साधक रही हैं जिनके गीत, जिनके सुर आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक अपने सुरों के ज़रिए उनके जीवन को भी सजाते रहेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि लता जी जाने के बाद भी हमारे बीच हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और ये दृश्य आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क से, जहां लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और वो भी किसी भी पल मुंबई पहुंच रहे हैं लता दीदी के अंतिम दर्शन करने के लिए। प्रधानमंत्री जी से उनका गहरा नाता रहा है, उन्हें वो अपना भाई मानती थी। गुजरात से भी उनका गहरा नाता रहा है और
एक देशवासी होने के नाते भी वो देश के प्रधानमंत्री के साथ अपना गहरा नाता हमेशा मानती रहीं। शिवाजी पार्क जो गवाह बनेगा लता मंगेशकर जी के आखिरी सफ़र का। और शैलेंद्र, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज एक ऐसा दिन है जब हर कोई चाहेगा कि लता जी को अपने आखिरी श्रद्धांजलि दे सकें। कुमार आलोक हमारे साथ इस वक्त बने हैं। कुमार आलोक, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मैं सुन रहा हूँ ममता, आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। जी, हर कोई आज लता जी को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहता है। हर कोई आज लता जी के इस आखिरी सफर में शामिल होना चाहता है। इंतजार इसी बात का कि शिवाजी पार्क तक जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा उसके बाद अंत्येष्टि के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, मर्मस्पर्शी घटना है और पूरे संगीत दुनिया की जो एक आवाज थी वो आवाज जब सदा के लिए बुझ गई है। अगर हम कहें कि महल से जो सफर शुरू हुआ था लता मंगेशकर का, आएगा आने वाला आएगा, उस गाने से जो प्रसिद्धि उनको मिली, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे वो उड़न खटोला हो, चाहे मुगले आजम हो, हर दौर में हर दौर की नायिकाएं थी उनके लिए उन्होंने गीत गाया। अगर उन्होंने बैजंती माला के लिए गीत गाया तो उन्होंने माधुरी दीक्षित के लिए भी गीत गाया। और अगर आप उस गाने को आप देखेंगे कि वो गाना जो सुपर डुपर हिट हुई थी फिल्म दीदी तेरा देवर दीवाना, आप समझिए उनका एज कितना था उस समय, 70s क्रॉस कर चुकी थी, 80s के लगभग में थी, 75 के लगभग में थी। लेकिन जो आवाज की जो कशिश है, उस आवाज की कशिश को आप अगर महसूस कीजिएगा तो आपको लगेगा 15 वर्ष या टीनेजर कोई लड़की की आवाज है। तो लता मंगेशकर ने जिस तरीके से राज किया फिल्मी दुनिया पे, फिल्म इंडस्ट्री पे, संगीत की दुनिया में, तो उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही कठिन है। और मैं अगर कहूँ कि अगर आप उनके बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो बस अगर उनकी एक बहुत सारे सोशल मीडिया में भी चल रहा है, मेरी आवाज ही एक पहचान है, गर याद रहे, किनारा फिल्म का वो गाना आप याद कीजिए। तो आज उस गाने को सुनकर खुद अपने लिए वो कह के गई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गाने हैं, अगर आप वो मुगले आजम का प्यार किया तो डरना क्या, वो गाना जो है, और उस गाने के लोग इतने मोहित थे उस जमाने में जब मधुबाला पर वो फिल्म फिल्माई गई थी उस गाने को। तो उसमें एक और गाना था, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए ओरे। तो उस गाने को लोग कहते हैं कि उस एक दृश्य को, उस एक कशिश आवाज को सुनने के लिए लोग 45 बार 46 बार उन्होंने मुगले आजम उस दौर में देखी थी। तो ये सब लता जी का ही कमाल था। अगर आप उनकी जो गीत, जो अमर गीत रही, जो राष्ट्रीय भक्ति से ओत-प्रोत है, ए मेरे वतन के लोगों, तो उसका भी कहानी बड़ा दिलचस्प है। जो प्रदीप ने उस गाने को लिखा था और प्रदीप से जब पूछा गया था इस गाने को लिखने के पीछे क्या था आपका दिमाग कैसे काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट पी रहा था और सिगरेट पीने के साथ वो अचानक मुझे कुछ याद आया, तो मेरे पास कागज नहीं था, तो मैंने उसी सिगरेट के डिब्बी पे मैंने लिखना शुरू किया। और वो जो मेरे वतन के लोगों जो गाना है, जो प्रदीप ने उससे सिगरेट के डिब्बे पे लिखा था, और उस गाने को जब लता ने गाया तो वो गाना जो है एक तरह से फ्रीडम फाइटिंग के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, उससे बेहतरीन गाना नहीं बनाया आज तक लगता है हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया में, अगर राष्ट्र भक्ति की बात की जाए। तो उसके बाद अगर आप उस गाने को आप देखें तो रामलीला मैदान पे जब उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनको बुलाया गया था। तो उस गीत को जब उन्होंने प्रस्तुत किया स्टेज पे, लता मंगेशकर को स्पेशली उनको बुलाया गया था उस गीत को नेहरू के सामने पेश करने के लिए। तो उस समय नेहरू की आंखें भी भीग गई थी उस गाने की, जो सेंटीमेंट था उस गाने का, जो राष्ट्र प्रेम के प्रति जो उनका आवाज का जो आवाज की जो कशिश थी। तो लता मंगेशकर उन्होंने वर्सटाइल थी। अगर हम किशोर कुमार की बात करें, अगर हम तलत महमूद की बात करें, अगर हम हालांकि वो के.एल. सहगल को अपना आदर्श मानती थी उस दौर में, अगर हम मोहम्मद रफी की बात करें, मुकेश की बात करें, महेंद्र कपूर की बात करें, नितिन मुकेश की बात करें, कुमार शानू की बात करें, अगर कुमार शानू बहुत ही बाद में आए, किशोर कुमार से उनकी आवाज मिलती जुलती थी, इसलिए वो भी बहुत पॉपुलर हुए। तो आपने एक गाना जो आप उन्होंने जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे क्या था, तो उसने तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। हमारा लोग ये कहना सही होगा कि हर दौर में उन्होंने बदलाव के साथ सामंजस्य बिठाया, उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी गायकी को भी उसी के हिसाब से बदला। और किसी भी दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, संगीत निर्देशक हो, उन्होंने उनके अनुसार ही अपने आप को ढाला। लेकिन हर बार जब वो दर्शकों के सामने आई अपने गीत के साथ
तो हर कोई उसमें लता मंगेशकर की गायकी और सुरों से बंधता चला गया। आपने बात की है मेरे वतन के लोगों, और ये गाना अगर आप आज भी अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हर कोई कहता है कि उनके सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक होगा ए मेरे वतन के लोगों। और देखें ना, अगर राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, देशभक्ति की हम बात करते हैं, तो जो उन्होंने आखिरी गीत रिकॉर्ड किया वो भी देशभक्ति से ओतप्रोत, सेना को श्रद्धांजलि स्वरूप जो बनाया गया, और वो भी जो कहता है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये गीत 2019 में रिकॉर्ड किया गया और कुमारालोक यही आखिरी गीत था जो लता जी ने रिकॉर्ड किया। बिल्कुल सही कहा आपने। लता मंगेशकर की अगर आप हम देखें कि राज कपूर की एक टीम थी, पूरी टीम थी, यानी कि गायिका लता मंगेशकर होती थी तो मुकेश उनके मेल सिंगर होते थे, शंकर जयकिशन उनके म्यूजिशियन होते थे, इवन वो डफरी वाले भी जो होते थे वो बदलते नहीं थे राज कपूर अपनी टीम को। कुछ ऐसा वाकया हुआ जब मेरा नाम जोकर वो सपनों की फिल्म बना रहे थे। जी, यहाँ पे एक बार आपको रोकना चाहूंगी कुमारालोक, क्योंकि इस वक्त हम देख सकते हैं सेना का वाहन जिसमें लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर लेकर जाया जा रहा है, और देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ मौजूद हैं। जो ट्रक के पीछे जो लोग चल रहे हैं उनके बीच कई दिग्गज हस्तियाँ हैं जो यहाँ मौजूद हैं लता जी के आखिरी सफ़र में उनका साथ देने के लिए, और लोगों का हुजूम सड़कों के दोनों ओर खड़ा हुआ है लता जी के इस आखिरी सफ़र का साक्षी बनने के लिए। लता मंगेशकर जी, जिनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर जो सेना के इस फूलों से सजे वाहन में रखा गया, और यहाँ से उसे शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है। प्रभु कुंज उनका निवास स्थान, जहाँ से शिवाजी पार्क तक ये सफ़र, आखिरी सफ़र जो तय किया जा रहा है, और इस वक्त भारी तादाद में लोग उनके इस आखिरी सफ़र में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। लता दीदी अमर रहें, लता दीदी अमर रहें, इन शब्दों के साथ इस वक्त गुंजायमान है ये पूरा सफ़र, और लता जी के आखिरी सफ़र जो शिवाजी पार्क पर जाकर समाप्त होगा, जहां उनके अंत्येष्टि का पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। इस पल को अपनी यादों में, अपनी स्मृतियों में कैद करने की कोशिश हर किसी की। एक महान हस्ती, एक महान कलाकार, एक कला साधक जो इस दुनिया को अलविदा कह गई, लता मंगेशकर जी, जिनका आखिरी सफ़र इस वक्त प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं मुंबई लता मंगेशकर जी के आखिर अंतिम दर्शनों के लिए। सेना का पुख्ता इंतज़ाम, रक्षा मंत्रालय के ऊपर जिम्मेदारी होती है जब राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि का कार्यक्रम किया जाता है, और इस वक्त भी सेना के द्वारा इस पूरे अंत्येष्टि के कार्यक्रम को राजकीय सम्मान की प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सेना का वाहन जो फूलों से लदा हुआ है, लता जी की तस्वीर के साथ उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर सेना के तीनों अंगों के द्वारा ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया राजकीय सम्मान के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। इससे पहले जब उनके निवास स्थान पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया तो शोक धुन के साथ मिलिट्री बैंड ने उन्हें सलाम किया, और उसके बाद इस वाहन में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, और अब शिवाजी पार्क तक उनका पार्थिव शरीर इसी वाहन के ज़रिए पहुंचाया जा रहा है, और यहाँ उनके अंतिम संस्कार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ ही आगे बढ़ाया जाएगा। कुमारालोक, जब भी बात होती है लता जी की तो देश ही नहीं विदेशों तक भी लोग इस बात को लेकर अचंभित हो जाते हैं कि इतनी परफेक्ट आवाज कैसे हो सकती है। मैंने उषा मंगेशकर थी, आशा भोसले नामचीन गायिका है, हालांकि उन्होंने वो भी मंगेशकर ही थी, लेकिन उन्होंने जब शादी किया था, लव मैरिज उन्होंने जब किया था भोसले परिवार के साथ, तो अपना टाइटल उन्होंने भोसले रखा।
तो ये 3 बहनें थी। बाद में उषा मंगेशकर हिंदी फिल्मों में उन्होंने गाया गाना, लेकिन बाद में भोजपुरी और क्षेत्रीय फिल्मों में वो गाने लगी। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि राज कपूर के साथ जो उनका एक रिश्ता था, कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जिसमें लता जी की आवाज नहीं होती थी एज ए फीमेल सिंगर। तो मेरा नाम जोकर जब सपनों की फिल्म वो बना रहे थे राज कपूर, तो अपनी टीम को बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्या कौन सी ऐसी बात हुई कि लता मंगेशकर से राज कपूर की कुछ अनबन हो गई और लता मंगेशकर ने उस फिल्म में नहीं गाया। और आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म राज कपूर बना रहे थे और इतनी बड़ी गायिका लता मंगेशकर का टीम में ना होना, और वो फिल्म राज कपूर को ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, पूरे विश्व में उसको रिलीज किया गया था, लेकिन वो फिल्म सुपर फ्लॉप हुई। तो कहा गया कि लता के न रहने के कारण ये राज कपूर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। राज कपूर ने तुरंत उसके बाद एक फिल्म बनाई थी बॉबी, तो उन्होंने लता मंगेशकर से जाके माफी मांगा और लता मंगेशकर फिर राजी हुई, और एक छोटे बजट की फिल्म थी बॉबी जिसने तहलका मचा दिया। मतलब राज कपूर की जितनी डेफिसिट हुई थी मेरा नाम जोकर में, उन्होंने पूरी पूंजी लगा दी थी। और एक छोटी सी फिल्म जो काफी कम बजट की फिल्म थी, और उस फिल्म में जब लता जी की आवाज हुई और आपने वो गाने आज भी कर्णप्रिय के साथ साथ पॉपुलर है, झूठ बोले कौआ काटे, या मैं शायद तो नहीं जो सैलम के साथ उन्होंने गाया था, रणवीर सिंह के साथ। तो राज कपूर ने फिर दूसरी बार राज कपूर ने वो गलती नहीं की, और आगे के आने वाली जितनी भी फिल्में थी, अंतिम फिल्म उन्होंने राम तेरी गंगा। कुमारा लोग आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अनिल कपूर जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, ये एक ऐसा पल है जब हर कोई अपनी संवेदनाओं को अपने शब्दों के जरिए अभिव्यक्त कर रहा है, आप कैसे याद कर रहे हैं लता जी को? देखो हमारा तो रिश्ता मेरे डैडी से शुरू हुआ था। मेरे पिताजी, हमें हो गए इस इंडस्ट्री में 7 साल, जब से हमारी पिताजी की फिल्मों में उन्होंने गाना गाया, तो जब से हमारा एक पारिवारिक संबंध था। तो हमारे लिए तो एक ऐसा लगता है कि एक माँ से ज्यादा क्या कहें आपको, इट्स अ ग्रेट लॉस, एंड एज वी हैव लॉस्ट, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मदर। माँ सरस्वती की आवाज में जो जिस तरह बात करती थी, और इस लास्ट में की बात उनसे लक्ष्मी पूजा की हुई थी दिवाली में। तो कभी ऐसा आई कांट बिलीव इट कि शी नो मोर सीरियसली, क्योंकि 2 महीने तक मेरी बात हुई थी उनसे, और मुझे आशीर्वाद दिया था उन्होंने, शुभकामनाएं दी थी। और आई थिंक मेरे ख्याल से इस युग की सबसे महान फनकारा इस दुनिया में नहीं है, इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी फनकारा ना आई है, ना थी, ना होगी। जी, एक महान फनकारा होने के साथ साथ कहा जाता है, क्योंकि आप तो उन्हें करीब से जानते थे, कहा जाता है कि वो एक बहुत महान शख्सियत इन मायनों में भी थी कि बहुत हम्बल थी, वो बहुत सादगीपूर्ण था उनका व्यक्तित्व। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था अपनी पत्नी से, सुनीता से, कि मेरी भी काफी महान कलाकारों से मेरी मुलाकात हुई उनके साथ मैंने, मगर बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ही वो, मगर इनमें जो एक पूरी जिस तरह वो बात करती थी, जिस तरह वो आशीर्वाद देती, जिस प्यार से, जितनी मिलनसार थी, हम्बल थी, डाउन टू अर्थ थी, और ऐसा लगता था कि उनके कंपनी में आपको सिर्फ खाली ऐसा नहीं था कि वो ग्रेट सिंगर थी, बल्कि शी वाज अ मच ग्रेटर ह्यूमन बीइंग, which made her, that's the reason I think the whole country is feeling the loss, and कोई भी चीज, कोई भी गाना, कोई हेलो जी अनिल जी, अनिल जी आपने जिससे बात बताई है उनके बारे में, अनिल जी आपको हमारी आवाज आ रही है ना? जी अनिल जी, इस वक्त तमाम दर्शक स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि लता जी का आखिरी सफर इस वक्त चल रहा है। हेलो, अनिल जी हमें आपकी आवाज आ रही है? अनिल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये दृश्य हम दर्शकों तक लेकर आ रहे हैं मुंबई से, मुंबई में जहां पर लता जी का आखिरी सफर इस वक्त प्रभु कुंज से जो शुरू हुआ
और शिवाजी पार्क पर जाकर ये आखिरी सफ़र समाप्त होगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और दुख भरे मन से लोग उनके इस आखिरी सफ़र में शामिल हो रहे हैं। लता जी की वही मुस्कुराहट भरी तस्वीर जो इस सेना के वाहन पर लगी हुई है, जिसमें उनका पार्थिव शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ रखा गया है और तमाम इंतज़ाम किए गए हैं लता जी के इस पार्थिव शरीर को प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क तक ले जाने के लिए। पुलिस का पूरा बंदोबस्त किया गया है और कई शख्सियतें जो लता जी के इस आखिरी सफ़र में उनके हमसफ़र बन रही हैं। लता मंगेशकर जी जिन्होंने अपने गीतों के ज़रिए, अपने जीवन के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए हर एक के जीवन को कहीं ना कहीं छुआ। अनिल जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जी अनिल जी, आप हमें बता रहे थे कि किस तरीके से उनके व्यक्तित्व ने आपको प्रभावित किया, किस तरीके से आपका अपना बहुत निजी अनुभव रहे हैं लता जी के साथ, और आप चूंकि खुद एक कलाकार हैं, आप एक एक्टर रहे हैं और हम अभी भी आज आप एक्टिंग करते हैं, तो जाहिर है कि एक कलाकार होने के नाते लता जी ने जो एक कलाकार का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिस तरीके की कला साधना का उदाहरण प्रस्तुत किया, क्या कुछ सीख ले सकते हैं आप भी एक कलाकार के रूप में? क्या कुछ है जो आपको बहुत प्रभावित करता रहा है लता जी के जीवन से? क्या है ना कि कहीं ना कहीं हम सब कलाकार जो होते हैं वो कुछ चीजें ऐसी भी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे फिल्में कर लेते हैं, कुछ ऐसे रोल्स कर लेते हैं और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि ये गलती क्यों की हमने, ऐसी फिल्म और ऐसा क्यों किया हमने। कभी कभी वो गलतियां हो जाती हैं। और लता जी एक ऐसी महान कलाकार थी कि उन्होंने सिर्फ मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ऐसा गाना गाया और ऐसी फिल्म में काम किया हो जहाँ देख के लगा कि ये गाना या ये फिल्म में क्यों उन्होंने गाया। तो अपना पूरा उन्होंने अपना स्टैचर, अपनी डिग्निटी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, और वो पता चलता था कि वो सिर्फ उनका सिर्फ अपना करियर ही नहीं, वो कि अपना टैलेंट केयर, अपनी 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 जो हमारा वो केयर लव्ड एज मच द कंट्री, चाहे वो कोई शी ऑलवेज वांटेड दैट हिंदुस्तानियत जो होती है, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड जो पूरा कल्चर, उसका पूरे वैल्यू सिस्टम, फैमिली सिस्टम, ये सब चीजें उनसे जो हम हिंदुस्तान वी आर नोन फॉर दिस, फॉर द लव ऑफ फैमिली वैल्यूज, फॉर रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग सीनियर्स, गिविंग लव टू and giving respect to the gurus and who have तो वो सब चीजें सीख उनसे मिली कि वो जिस तरह अपना के उनका जो पूरा एवरी हर चीज, चाहे वो हर स्टेप जो उन्होंने लिया अपने करियर में, अपनी लाइफ में, वो एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। शी वॉज रोल मॉडल नॉट ओनली एज अ ग्रेट सिंगर बट एज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट फैमिली पर्सन, ग्रेट पूरे उनकी जो पूरी फैमिली, द वे उन्होंने पूरी फैमिली को जोड़ के रखा, पूरे हिंदुस्तान को जब भी कभी भी जरूरत होती थी शी वाज ऑलवेज देयर। चाहे वो जब जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त, मुझे अभी याद है 60s में जब उन्होंने गाना गाया था, थे मेरे वतन के लोगों, तो मुझे अब तक याद है हर जगह, हर वक्त जब वो क्रिकेट मैच हुआ था 19 जब हमने वर्ल्ड कप जीता था 83 में, और जिस तरह उन्होंने जब हेलो जी अनिल जी, हाँ जी अनिल जी, ऐसे में चूंकि आप कई गीत हैं लता जी के जिन्होंने हर जन के दिल को छुआ है अनिल जी, तो ऐसे में आपको उनका कौन सा ऐसा गीत है जो बहुत पसंद आता है? हाँ जी अनिल जी, आपको कोई ऐसा गीत लता जी का जिसने आपके दिल को छुआ? हेलो नमस्ते। अनिल जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है? जी, इस वक्त हम दृश्य दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को सीधे मुंबई से, और शिवाजी पार्क तक पहुंचेगा लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर, और यहाँ भी सभी लोग मौजूद हैं। भारी तादाद में यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं क्योंकि लता मंगेशकर जी को राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी।
प्रभु कुंज से उनका पार्थिव शरीर सेना के वाहन से प्रस्थान कर चुका है और अब वो शिवाजी पार्क तक पहुंचने वाला है। कुमारालोक हमारे साथ बने हुए हैं। कुमारालोक, अभी हम अनिल जी से बात सुन रहे थे। लता जी ने एक बार कहा था कि मैं अपने गाए हुए गीतों को कभी दोबारा सुनती नहीं हूँ, जबकि लता जी के गीत हर कला साधक के लिए, हर सुर प्रेमी के लिए परफेक्ट गीत होते थे, जिसमें कमी निकालना बहुत मुश्किल होता था। और ऐसे सुर साम्राज्य जिनका ये अंतिम सफ़र, जिसके दृश्य दर्शकों तक ला रहे हैं हम सीधे मुंबई से, जहां लोग भी भारी तादाद में उनके इस अंतिम सफ़र का साक्षी बन रहे हैं। और कुमारालोक, इस तरह के सुर साम्राज्य अपने गीत इसलिए नहीं सुनती थी कि उनका कहना था कि उसमें मैं बहुत सारी गलतियां निकाल लूंगी। कह सकते हैं परफेक्शन, यानी उत्कृष्टता की पराकाष्ठा लता जी में दिखती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो सही मायनों में नहीं सुनती थी, लेकिन अपने जो शुरू का जो करियर था तो उसमें वो बोलती थी कि जब 40s 50s में जब वो शुरुआती दौर था उनका, तो जब वो गाना गाने के बाद जब लाउड स्पीकर पे कहीं आवाज वो सुनती थी तो वो थोड़ा देर रुक जाती थी और उनको भी कभी कभी ऐसा विश्वास नहीं होता कि ये गीत हम ही ने गाया है। मैं एक और वाकया बताऊंगा। जब संगम फिल्म बन रही थी राज कपूर की, तो उसमें एक गाना था, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो इस गाना को गाने से लता जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो क्वालिटी में बहुत विश्वास रखती थी। सस्ते बोल जो गीत के होते थे तो उस पर वो कभी तैयार नहीं होती थी उस गाने के लिए। तो उनको बहुत राज कपूर ने मनाया क्योंकि फिल्म की सिचुएशन की डिमांड है, सो लता दीदी इसको गाना ही पड़ेगा आपको। लता जी को काफी मान मनोबल उन्होंने किया, तब जाके लता जी ने वो गीत गाया और वो गीत इतना सुपरहिट हुआ कि मतलब क्लब से लेकर के आप रिक्शा वाले तक गुनगुना रहे थे उस गीत को मतलब इतनी मकबूलियत मिली। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि जब लता जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, समझी कि उन्हीं की प्रोडक्शन थी और बड़े सपनों से फिल्म बनाई थी वो। 1990s में यूनाइटेड नेशन ने बालिका वर्ष घोषित किया था, तो उस बालिका वर्ष में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी लेकिन में आप देखेंगे संगीतकार उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर है। तो उसमें आप पूरा क्लासिक का जो प्रकाष्ठा होता है, जो क्लासिकल म्यूजिक का, जितने भी आप गाने लेकिन कि आप सुन लें, मेल सिंगर उसमें सुरेश वाडकर थे। वो गाना यारा सिली सिली तो था ही, उसके साथ बहुत सारे ऐसे गाने थे। मैं एक सदी से बैठी हूँ, इस राह से कोई गुजरा नहीं, यूं चांद के रस्ते उतरे हैं पर चांद यहाँ पर उतरा नहीं। गुलजार के वो मीठे बोल थे और क्या शानदार वो, हालांकि फिल्म मार्केट के लिए बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हुई, लेकिन उस फिल्म को याद रखा जाएगा। लता मंगेशकर के वो क्लासिक संगीत के प्रति जो उनका समर्पण था या जो उनका प्रेम था, और उसको किस तरीके से उन्होंने उस फिल्म में प्रदर्शित किया। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। इतना अथाह सागर है लता मंगेशकर, उस सागर की गहराई को मापना है एक साधारण इंसान के लिए क्या आप कहें तो बड़े बड़े जो संगीत के विद्वान हैं उनको भी मापने में कभी माप नहीं सकते। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, आप किसी भी फिल्म का नाम ले लें और बहुत सारी जो हीरोइन थी उस जमाने की, चाहे वैजयंती माला हो, चाहे वहीदा रहमान हो, चाहे नूतन हो, वो उनकी भी सबसे पहली चॉइस होती कि लता जी अगर कोई संगीतकार बदलना भी चाहते थे कि नहीं ये फेमस सिंगर ये है ये होंगी, तो वो मना कर देती। यानी कि मना इसलिए करती थी बिल्कुल कुमारालोक, और यही एक पार्श्व गायक की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि कैसे आप अपनी आवाज़, अपने अंदाज को हर एक्ट्रेस के चेहरे पर फिट कर सकें, फिर चाहे वो एक 16 साल का कैरेक्टर हो या फिर इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा दें कि सचिन तेंदुलकर ने जो ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि लता दीदी के ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए वो अपने आप को किस्मत वाला मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा उन पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बरसाया और उनके चले जाने को वो गहराई से महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन अपने संगीत के ज़रिए वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट के ज़रिए अपनी भावनाओं का इजहार किया और वो भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु कुंज भी वो पहुँचे जब लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर अस्पताल से यहाँ लाया गया। और लता जी खुद भी सचिन तेंदुलकर को बहुत पसंद करती थी, वो क्रिकेट भी पसंद करती थी और क्रिकेट खेलते हुए सचिन तेंदुलकर को ज़रूर देखती थी, उनकी फ़ैन रही हैं। वो खुद एक बड़ी कलाकार जो सचिन तेंदुलकर की फ़ैन थी, और सचिन तेंदुलकर जो आज लता जी को अपने भावनाओं का इजहार ट्वीट के ज़रिए करते हुए, महिंदा राजपक्षे के भी अगर हम ट्वीट देखें तो उन्होंने भी यही कहा है कि स्वर कोकिला
का नाम लेते हुए उन्होंने बोला है कि इतने दशकों तक आपने जो मनोरंजन किया है, जो सीमाओं को बंधन में नहीं बंध सका ये मनोरंजन, उन्होंने ये लिखा है कि यू गेव लाइफ टू द फ्रेज म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. माई डीपेस्ट condolences to her family and the people of India. Her memory will live through her music. सही कहा उन्होंने कि उनके संगीत के जरिए उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी. उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने शब्दों के ज़रिए, और उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने इस बात को सार्थक सिद्ध किया कि संगीत की एक वैश्विक भाषा होती है, सीमाओं में इसको बांधा नहीं जा सकता. और ये झलक, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मुंबई से, लता जी का पार्थिव शरीर लेकर काफिला जो शिवाजी पार्क के लिए प्रभु कुंज से प्रस्थान किया गया, और ये सेना का वाहन जिसमें लता जी का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर रखा गया. इस पर वसीफुद्दीन जी डागर जी जो ध्रुपद के जाने माने प्रणेता हैं हमारे साथ हैं. वसीफुद्दीन जी, सबसे पहले क्योंकि संगीत, वसीफुद्दीन जी, संगीत एक ऐसी कला है जिसे ज़िंदगी बीत जाती है साधने में. लता जी से एक बार पूछा गया था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख जो आप मानती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, तो उन्होंने कहा था कि शास्त्रीय संगीत से मेरा नाता टूट गया, इसका मुझे दुख है. डागर साहब, आप कैसे याद करते हैं लता जी को एक कला साधक के रूप में? भाई, वो एक मुझे बहुत ही क्षति हुई है हमारे संगीत क्षेत्र में, और उनकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ थी कि मेरे ख्याल से भारत के हर एक घर में गूंजती है, गूंजती रही है, गूंजती रहेगी. ये वो एक ऐसी आवाज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी. एक सरस्वती की एक बहुत ही बड़ी साधक थी वो, जिन्होंने सरस्वती ने उनको बहुत, माँ सरस्वती ने उनको ऐसा प्रदान किया, और अपनी पूजा के बाद उन्होंने उनको अपने समीप भी बुला लिया है. इससे बड़ी और आशीर्वाद उनको कोई मिल नहीं सकता. और वो एक ऐसी आवाज़ थी, वो जैसे उन्होंने गीत भी ऐसे गाए हैं जैसे मेरी आवाज़ ही पहचान है, या ज़रा सी आहट होती है, या सैकड़ों गाने हैं, हम बता नहीं सकते. हमारे घर में रोज उनका कोई ना कोई गीत जरूर बजता है. हम ध्रुपद वाले हैं, लेकिन ऐसे शास्त्रीय संगीत की भी उन्होंने ऐसे ताने और ऐसे गीत गाए हैं जो मतलब बिल्कुल स्टनिंग, और बिल्कुल आप बगैर अगर ज्ञान नहीं हो शास्त्रीय संगीत का तो वो ताने नहीं ली जा सकती, उसको नहीं गाया जा सकता. तो उनकी आवाज में, एक स्वर में क्या होती है, एक आस होती है, एक विश्वास हो, तो एक आपको वो दर्शन दे देता है कि ये अब मैं यहाँ पे हूँ और मुझे लगाओ, और मुझे मुझ में समर्पित हो, और फिर मैं तुमको कुछ जीवन दे सकता हूँ. तो स्वर्ग में यही आस है, और उन्होंने हर स्वर को इसी तरीके से लगाया और उसमें विश्वास रखा, उसकी उन्होंने अर्चना की, और हम सब लोगों को विश्वास दिलाया कि एक स्वर से किस तरीके से आराधना हो सकती है, और स्वर को आप साक्षात किस तरीके से देख सकते हैं. तो ये उनकी आवाज़ ने हम लोगों को ये दर्शन दिए. वसीफुद्दीन जी, लता जी से जब ये कहा गया कि आप आगे भी ट्रेन करेंगे, खुद एक गुरु के नाते छात्रों को तैयार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आज भी एक गुरु की तलाश में हूँ. ये कलाकार का एक हम्बलनेस, ये जो सादगी एक कलाकार की उनके व्यक्तित्व में छिपी रही, ये कितना प्रभावित करती है आप कलाकारों को? बिल्कुल बहुत प्रभावित करती है. वो एक गुरु थी, स्वयं एक बहुत बड़ी गुरु थी, और उनमें हमेशा जिज्ञासा रही गुरु को खोजने की. बहुत बड़ी बात है. और मतलब ऐसे दिग्गज कलाकार से, क्योंकि कलाकार कल का आकार है, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक हम लोग को एक आकार दिया है उन्होंने, और दे रही हैं और देती रहेंगी कि लोग उसको स्वीकार करके आगे बढ़े, और उनकी जो आवाज है और नाद ब्रह्म की जो ध्वनि है, उसको किस तरीके से आप आराधना कर सकती हैं, उसको किस तरीके से लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकती हैं. वही मैं कह रहा हूँ कि वो उनकी आवाज की गूंज हर घर में गूंज रही है, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, दुनिया के हर गोशे में उनकी आवाज सुनाई दे रही है, और आगे भी देती रहेगी. और वो हमको एक बहुत बड़ा
बड़ा संदेश देती थी। जब भी बात करती थी हमेशा शास्त्रीय संगीत गायकों को हमेशा उन्होंने उत्तम ही माना है, और शास्त्रीय संगीत को उन्होंने समझा भी था, सीखा भी था, और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर एक अपना एक उन्होंने रास्ता दिखाया और रास्ता बनाया, जिससे बहुत सारे प्लेबैक सिंगर तो बहुत सारे प्रोत्साहित है ही हैं, शास्त्रीय संगीत के भी बहुत सारे लोग उनकी ध्वनि सुन के उन्होंने भी उसके अंदर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की। सैफुद्दीन जी, हमने ये देखा है कि हर दौर का कलाकार उनसे प्रेरित रहा है, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, लेकिन हर कलाकार अपने आप को उनसे जोड़ पाया है, यानी हर एक के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है वो। ऐसे में युवा कलाकारों के लिए ऐसी कौन से उनके जीवन के अहम बिंदु हैं जो उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं? उनकी सादगी, उनकी साधना, उनकी सादगी, उनकी साधना, और फिर उनकी निष्ठा कि उन्होंने हर दौर में पिछले 70 दशक से लोग सुनते आ रहे हैं, और 70 दशकों में उन्होंने उनकी हमेशा से एक ही तरीके से उन्होंने सबको संदेश दिया है कि आपको किस तरीके से समर्पित होना है, स्वरों पे समर्पित होना है, संगीत पे समर्पित होना है, और अपने आप को किस तरीके से साधना है कि हमेशा हर दौर में आपने जितनी भी, हम पहले तो इतना टीवी वीवी में नहीं आता था, लेकिन शुरू से भी अभी तक उनको जब भी देखा एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही उनको देखा, और हमेशा सिंपल रही, और इतने शानदार स्वरों की उन्होंने हमको आराधना करना सिखाई कि हम उनके सामने अपना सर झुका के, और हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान उनको, जैसे यहाँ पे धरती में भारत में उनको बहुत अच्छा जगह दी थी, मुझे हमें पूरा यकीन है कि स्वर्ग में भी परमात्मा उनको बहुत ही सुंदर जगह देंगे, और वहाँ पे भी उनसे उसी तरीके से स्वरों की आराधना करवाते रहेंगे। जी, सैफुद्दीन जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लता जी को श्रद्धांजलि स्वरूप मैसेजेस भी लगातार मिल रहे हैं, और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी ट्वीट के ज़रिए अपने एहसास साझा किए हैं। उन्होंने लिखा है कि लता मंगेशकर जी के निधन से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने बहुत सारे नेपाली गीत हैं जिन्हें अपनी आवाज़ से, अपने सुरों से सजाया, और लता दीदी को वो अपने दिल से श्रद्धांजलि दे रही हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जो ट्वीट के जरिए लता जी को अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। तो सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने एहसास साझा कर रहे हैं कि लता दीदी के जाने से हर किसी को दुख पहुंचा है। तो ये प्रतिक्रियाएं जो लगातार हम आप तक लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग लता जी के जाने से गमगीन महसूस कर रहे हैं। और ये लता दीदी का आखिरी सफ़र, जिसके दृश्य आप मुंबई से सीधे देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु कुंज से उनका पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये दृश्य जिसमें आप देख सकते हैं सेना के वाहन में लता जी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर ले जाया जा रहा है। और फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र स्थित मंगेश गांव में। दरअसल मंगेश गांव लता जी का पैतृक गांव भी है, और इस पैतृक गांव में लोग कैसे याद कर रहे हैं लता दी को, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शिशिर सेलार ने। काफी पुराना है। गोवा में उनका आना वैसे तो बहुत कम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ाव और यहाँ से रिश्ता काफी पुराना है। इस वक्त मैं गोवा के मंगेशी गांव में हूँ, जो कि मंगेशी गांव एक पैतृक गांव है। लता दीदी के पिताजी जो है उनका जन्म स्थान है ये मंगेश, और यहाँ पर मंगेशी नामक जो मंदिर है वो फेमस है। हालांकि ये अगर मंदिर देखा जाए उनका आराध्य दैवत होगा। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी जाता है हमारे साथ इस वक्त मंदिर के जो महाराज है वो भी हमारे साथ है। शैलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अब बात करें लता दीदी के साथ और इस गांव की, किस प्रकार से नाता है? सबसे पहले मैं लता दीदी को आदरांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत दुखजनक घटना है। गांव का जो इधर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उनका गांव एक्चुअल नाम मंगेश है। मंगेश का मंगेश हो गया। मंगेश भगवान के ऊपर से गांव का नाम मंगेशी। लता मंगेशकर का जो पुराना घर था, आप पीछे बिल्डिंग दिखते हैं आपको, इसके बिल्डिंग पीछे जो है बिल्डिंग जब 1980 में दशक में बिल्डिंग बना गया है। उसके पहले उनका इधर
ओरिजिनल घर इधर था, यहाँ पर उनके घर था, पिताजी का जो उनके पुराने पुराना घर था इधर था, वो बहुत पुराना हो गया था, तो थोड़ा खराबी हो गया, तो मंदिर के ट्रस्ट ने उनको दूसरा घर छोड़, जो क्योंकि अलग अलग फैमिली रहती, 3-4 फैमिली, सो अलग अलग फैमिली को बना के अलग घर कर दिया और इधर मंदिर के लोगों के लिए भक्त निवास बनवा दिया, लेकिन ओरिजिनल घर इधर था उनका। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो कितनी बार जो है लता दीदी जो है यहाँ पर आ चुकी है, दर्शन ले चुकी है? चूंकि हमने देखा है कि लता मंगेशकर जी पहले बहुत बार आते थे, लेकिन अभी गए 15 बरस उनके प्रकृति आसपास के कारण इधर आ नहीं सकी हो। लास्ट अराउंड 2008 या 9 में उधर आई, शिवरात्रि के दिन इधर आई थी पूजा करने के लिए, दर्शन के लिए। लता दीदी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें जरूर हमारे साथ रहेगी। ये प्रयास था कि हालांकि इंसान अगर देखा जाए तो किसी भी छोटी जगह से उभरकर बड़ा नाम कमा लेता है। मंगेशकर नाम कुटुंब अगर देखा जाए, फैमिली देखा जाए, वो भी इनमें से एक है। और लता दीदी हम सब में, हालांकि अब इस वक्त हमारे साथ नहीं, उनकी आवाज़ उनके साथ हमारे जहन में हमेशा रहेगी और आने वाली कई पीढ़ियों तक ये नाम जरूर लिया जाएगा। कैमरामैन प्रेम शेखर के साथ शीर्ष शिलार, डीडी न्यूज़, पणजी, मंगेशी। तो मंगेशी गांव गोवा से आप देख रहे थे और डीडी न्यूज़ का रिपोर्टर जो सबसे पहले मंगेशी गांव पहुंचे लता जी के पैतृक गांव में। हमारे साथ वसीफुद्दीन डागर जी भी बने हुए हैं जो ध्रुपद गायक हैं। वसीफुद्दीन जी, आपने अभी हमारे साथ कला के साधक के रूप में लता जी को याद करते हुए कुछ बातें साझा की हैं। एक ध्रुपद गायक के तौर पर, क्योंकि लता जी के लिए कहा जाता है कि उन्हें सुर साम्राज्ञी इसीलिए कहा जाता है कि सभी सुर ताल उन्होंने साध रखे थे। ये साधना के ऐसे कौन से गुर हैं जो एक ध्रुपद गायक के तौर पर लता जी की गायकी में आपको देखने को मिलते रहे? मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी साधक थी और उन्होंने समर्पण करना सिखाया कि उस क्षण पे उस स्वर को जब आप लगा रहे हैं, हर स्वर को इसी तरीके से वो उन्होंने लगाया कि जैसे उस पर पूरा समर्पण कर रही हैं और उसी से वो अपना सांस देके ऊर्जा अपनी ऊर्जा देके फिर लोगों को ऊर्जित किया, अपने आप को ऊर्जित किया। इसी तरीके से उन्होंने ऊर्जित किया है हमारे संगीत क्षेत्र को और उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी, उनकी ऊर्जा हमेशा चलती रहेगी। और यही एक साधक की बात होती है कि आप किस तरीके से हर स्वर को आप बरते हैं, हर लय को आप किस तरीके से बरते हैं, क्योंकि हर एक यथा सागर है। एक स्वर जो है एक सागर की कुवत रखता है और एक शबनम की कुवत रखता है। एक शबनम, यू सी ओशन इन द ड्यू और ड्यू इन द ओशन, आप उसको किस तरीके से आप स्वर लगा रहे हैं। तो उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने विराट स्वरूप भी दिया स्वरों का और एक सूक्ष्म स्वर का भी स्वरूप दिया और जिसको हम सबको खूब प्रभावित किया, हमारे खूब मन को मोहा है उन्होंने और हमको जिंदगी दी है, लोगों को जिंदगी दी है अपनी आवाज से। तो ये एक ऐसी प्रेरणा है कि हर कलाकार, हर गायक यही चाहता है कि हम ऐसे स्वर लगाएं कि लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो जाए। बहुत आसानी से एक लफ्ज कह दिया जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन असल में जो मंत्रमुग्ध होना है, मतलब जैसे उन्होंने जिस तरीके से आवाज लगाई है, मतलब हम कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये स्वर जो है वो आधा स्वर और स्वा है। स्वा का मतलब समर्पण है, वैसे तो वो अग्नि की पत्नी है, लेकिन स्वा समर्पण किया है और उनको वर मिला, उनको वरदान दिया, माँ सरस्वती ने उनको वरदान दिया। और इसी तरीके से स्वर साधकों को अगर इस तरह का वरदान मिल जाए तो उनकी जिंदगी संपूर्ण है अपने आप में। तो यही कोशिश है कि उनकी तरह से कोई स्वर लगा सके, अगर लग जाए या उनकी तरह से हम कुछ समझ सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे जीवन सफल हो जाएगा अगर कोई कर सके। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा रही है उनकी आवाज और उनका व्यक्तित्व। इसी तरीके से सब लोगों पे उन्होंने स्वरों की बौछार की, स्वरों की परिस्थिति की और उन्होंने किस तरीके से हम उसमें क्या उनको समर्पण कर सकते हैं स्वरों को, ये उन्होंने समझाया। और बहुत हमें वो चली गई हमारे बीच में, लेकिन उनकी आस और उनकी आवाज हमेशा हमारे बीच में रहेगी, हमें यही विश्वास है। जी वसीफुद्दीन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही उनके सुरों को लेकर। ऐसे में जो भी लोग संगीत को ज़्यादा नहीं समझते, वो जब उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनके सुर सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो जाते हैं कि इतनी परफेक्ट रेंडिशन कोई कैसे कर सकता है। ये वो लोग भी कहते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, म्यूज़िक के एक्सपर्ट्स हैं।
लता जी कहती थी कि मैं अपने गीत नहीं सुनती क्योंकि मुझे उसमें गलतियां दिखती थीं। क्या ये भी परफेक्शन की हाइट कह सकते हैं कि मतलब वो इतनी परफेक्शन से गाती थी फिर भी वो अपने गीत नहीं सुनना चाहती थी कि उन्हें लगता था मैं उसमें बहुत सारी गलतियां निकाल लूंगी? जी, ये सेल्फ क्रिटिकली देखना पड़ता है और देखना चाहिए। और वो एक बहुत ही एक अच्छा एक एग्जाम्पल रही हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मतलब इतने अच्छे गाने के बाद भी वो उसमें भी वो कुछ ना कुछ अपने दावपेच या अपनी गलतियां निकाल लेती थी, उसमें बहुत बड़ी बात है ये। और उन्होंने कभी भी मतलब स्वर के साथ बेईमानी नहीं की, और स्वर के साथ हमेशा ईमान ही बढ़ता है। जिसका जितना ईमान सच्चा उसका उतना स्वर सच्चा। ये हमारे बाबा कहते थे, बाबा बैराम खां साहब, कि स्वर की सच्चाई क्या है? स्वर की सच्चाई ये है जिसका जितना ईमान सच्चा उसका उतना स्वर सच्चा। तो उनका ईमान, अपने पूरे ईमान की कसौटी से उन्होंने वो हर स्वर को लगाती थी, और इसी तरीके से उसको आईने में देखती थी, और आपका जो है मन के आईने से या स्वर की कानों के आईने से उस देख के फिर वो उसको उसके अंदर कुछ ना कुछ सुधार करती रहती थी। तो ये दर्पण वो देखती थी स्वर को, क्योंकि किसी ने स्वर को तो नहीं देखा, तो इसी तरीके से आत्मा को भी किसी ने नहीं देखा, स्वर को भी किसी ने नहीं देखा। सब अपने अपने मन में उन्होंने बहुत अच्छी छवि बनाई हुई है, और उसको हमेशा एक आशीर्वाद की तरह या एक प्रसाद की तरह एक बहुत ऊंचे मुकाम पे रखा हुआ है। और उसी तरीके से उन्होंने स्वरों के इतने ही ऊंचे मकाम पे उन्होंने रखा हुआ था, और इसीलिए वो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी गलतियां निकालती रहती थी, जो हम साधारण लोगों की को कभी उनकी वो गलतियां नहीं दिखती थी, लेकिन वो अपने आप ही उसमें कुछ ना कुछ उसमें गलतियां निकाल के कुछ सुधार करना चाहती थी। और ये एक आर्टिस्ट की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जो हम सबको सीखना चाहिए, और हम सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और परमात्मा हमें और भी अच्छा दर्शन करवा दे उन स्वरों के, जिस तरीके से उन्होंने देखा उन स्वरों को। वसीफुद्दीन जी, अमूमन ये माना जाता है कि एक संगीत निर्देशक किसी भी गायक के सुरों को सही ढंग से ढाल पाने की क्षमता रखता है। क्या ये कहना सही होगा कि लता जी के मामले में ये उल्टा था, यानी लता जी खुद इतना बेहतरीन गाती थी कि संगीत निर्देशक उनके साथ काम करना चाह रहे थे कि उनके संगीत निर्देशन को भी उनके सुरों के जरिए धार मिलेगी? जी जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ, और बिल्कुल ये सच्ची बात है, बिल्कुल 100% सही बात है। बहुत सारे लोगों ने अपने संगीत को इम्प्रूव किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, और समझे भी होंगे। हमारे तो मतलब जैसे नौशाद साहब हैं या मदन मोहन जी ने तो बहुत ही उनके साथ बहुत सारे गीत गाए, और बहुत मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने संगीत निर्देशन किया, या एलपी या बहुत मैं कितने लोगों का नाम भूल जाऊंगा तो मैं वो नहीं लगेगा, लेकिन सबने बहुत अच्छा वो किया। फिर सब लोग बोलते थे कि हम तो हारमोनियम पे कोशिश करते हैं, लेकिन वो गला जब उसमें डालती हैं तो बिल्कुल ही अलग ही रूप उसका बन जाता है। तो हारमोनियम में उन्होंने बहुत अच्छी संगीतकारों ने उनको वो चीजें दी, लेकिन आवाज लगाना और उसको आवाज को स्वर में भरपूर आवाज लगा के उसकी तासीर पैदा कर देना, तो वो उन लोगों ने डेफिनेटली उन आदरणीय लता जी से उन्होंने समझा और सीखा होगा। और ये इसी तरीके से बहुत बड़ी बात है कि और सब संगीतकार भी बोल रहे हैं, संगीत निर्देशक भी, कि उनसे उन्होंने बहुत चीजें समझी और समझाने की कोशिश में समझ गए कि किस तरीके से स्वर लगाना चाहिए, किस तरीके से लगता है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने इट्स गिव एंड टेक, और उन्होंने डेफिनेटली दुनिया में अपने संगीत द्वारा लोगों को दिया ही है, और आगे भी उनकी जो वो चीजें इतनी धरोहर उनको जो दिया है, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि छोड़ के जा रही है या क्या कर रही है, उनकी धरोहर है, और उससे हम लोग सब लोग प्रोत्साहित होते रहेंगे, उससे समझते रहेंगे, उससे ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। वसीफुद्दीन जी, आप तो दुनिया भर में अलग अलग देशों में जाकर परफॉर्म करते रहे हैं, आप संगीत को विश्व भर के कोने कोने तक लेकर गए हैं। क्या लता जी जैसी कोई और शख्सियत कभी आपको दिखी जिनकी गायकी जो सीमाओं के पार, भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधती थी, भाषाओं की सीमाओं में नहीं बंधती थी, उम्र की सीमाओं में नहीं बंधती थी? मैं एक तो खुद ही उदाहरण है, उनकी छोटी बहन जो है आशा जी,
उनके भी ऐसे ही बहुत आगे तक फैले हुए मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, उनकी आवाज़ भी आज 81 में उनकी डेथ हुई है, आज तक उनकी आवाज़ें रोज़ सुनते रहते हैं। या किशोर कुमार साहब हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब इसी क्षेत्र में है। और ये भी एक प्रिविलेज है कि मतलब ये संगीत बॉलीवुड जो है, आज बॉलीवुड हो गया, उन्हें संगीत, फिल्मी संगीत इतना सुना जाता है भारत में, इतना सुना जाता है कि कोई उससे बच नहीं सकता। और मतलब और अच्छे अच्छे स्वरों, क्योंकि स्वर रागों पे आधारित पहले के लोगों ने बनाए हैं, और रागों के ही द्वारा ये बहुत सारे इतने अच्छे शेर भी और शायरी भी बहुत अच्छी हुई है पहले की हुई। और इसी तरीके राग पे जो भी आधारित है वो अभी तक जीवित गीत जो है अभी तक जीवित है। और उनको उन रागों को ऐसी आवाजें मिल जाएं तो उससे दोबाला हो जाती हैं चीजें। तो और भी मतलब ता कयामत तक, प्रलय तक हम लोग ये सब सुनते रहेंगे, और ये उनकी आस और आवाज हमारे कानों में गूंजेगी, और कानों में ही नहीं गूंजेगी, हमारे आत्माओं को छुएगी, और आत्माओं को छू के लोगों को और भी कुछ दर्शन देगी, और दर्शन शास्त्र में और संगीत के बारे में कुछ हम लोग को उजागर करेगी। बिल्कुल वसीफुद्दीन जी, ये सभी लोग उम्मीद करते हैं, और जाहिर है कि ये सबके लिए एक प्रेरणा है, रही हैं लता दी, जो आने वाले लंबे वक्त तक भी प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। और इसीलिए आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं तो ये कहते हुए भी दुख होता है और विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनके संगीत, उनके गीत हम सब की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, बचपन से लेकर अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इसलिए उनका जाना महसूस ही नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि वो अपने गीतों के ज़रिए हमेशा ही हमारे बीच रहेंगी। वसीफुद्दीन जी, जब हम शास्त्रीय गायन की बात करते हैं तो जैसे लता जी ने कहा कि मुझे दुख है कि शास्त्रीय गायन मेरे से छूट गया, लेकिन उनके हर गीत में शास्त्रीय गायन की झलक होती थी। पार्श्व गायन की चुनौतियां इन मायनों में कितनी अलग होती हैं कलाकार के लिए, जब आपको अलग अलग एक्टर्स के साथ अपनी आवाज़, उनके स्टाइल के साथ आवाज़ मैच करना, और भाव भंगिमा को, संवेदनाओं को भी उतनी ही गहराई से उकेरना होता है अपने गीतों में एक पार्श्व गायक के रूप में। जी, वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और ये संत ज्ञानेश्वर के जो गाने हैं वो बच्चे के आवाज में उन्होंने जो किया है कितना सुंदर है। ओ माँ उसको जिस तरीके से आवाज लगाई है, वो एक छोटा यंग बच्चा ही गा रहा है तो उसको इस तरीके से वो अपने आवाज में ढाल लेती थी। एक बहुत ही सुंदर चैलेंज वो था, और जिसमें हर हीरोइन की मुंह पे ऐसे लगता था जैसे कोई कि वही जिस तरीके से उनको उन स्क्रीन के सामने उनको खूबसूरत कर दिया जाता था, उसी तरीके से उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की लिपसिंग से इतनी सुंदर आवाज निकलती हुई दिखती थी। ये उनकी बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात थी। मैं है कहूँगा, मैं उनकी बड़ी बात ही है कि उन्होंने इस तरीके से उन चीज़ों को ढालती थी, उन एक्ट्रेसेस के चेहरे को या उनके उस कैरेक्टर को ऐसे ढाल लेती थी कि जैसे उन्हीं की आवाज़ आ रही है। तो ये बहुत मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन में भी एक और भी इसका एक स्टेप आगे बढ़ के किस तरीके से आपको उच्चारण शास्त्र में या पैलेट्स को किस तरीके से, क्योंकि गाना सिर्फ सीमित गले से नहीं है, ये ENT पूरा का पूरा होता है, एयर नोज एंड थ्रोट। जिस तरीके से नासिकाओं का प्रयोग है या थ्रोट का प्रयोग है या थ्रो का प्रयोग है, वो जिसको बहुत अच्छे जैसे जिब्या दंती तालु मूर्धना ओष्ठी, ये जिब्या जबान दंती दांतों से किस तरीके से कंट्रोल करना है, तालु मूर्धना मुंह से, ओष्ठी होंठ से किस तरीके से नासिका निरन नासिकाओं को किस तरीके से प्रयोग में लेके आके फिर उसको किस तरीके से उसके प्रस्तुतिकरण करना है, और प्रस्तुतिकरण करके फिर उस पे ढल के और अपने आप को डाल के फिर प्रस्तुति देनी। तो इसमें बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत आसान नहीं है। और हम सब जानते हैं एक स्पीच देनी भी कितनी मुश्किल है, हम जानते हैं कि गाना भी कितना मुश्किल है, एक गाना, और इतने प्रकार की गाना, इतने भाषाओं में, इतने सारे लोगों के लिए, हर आदमी हर मुख पे वो लग रहा है कि वो गाना वही गा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और मतलब एक शब्दों में इसको ढालना, इसको शब्दों में कहना एक आसान है मेरे लिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ढाला वो बिल्कुल काबिल तारीफ बात है, काबिल कदर बात है।
काबिल एहतराम बात है। जी, और जिस तरह से उन्होंने काम भी किया वसीफुद्दीन जी, क्योंकि 1974 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाले के तौर पर उनका नाम आ गया था। हालांकि अब ये रिकॉर्ड किसी और के नाम है, लेकिन 1974 में ही ये रिकॉर्ड उनके नाम दे दिया गया था। तो ये भी दिखाता है कि ना केवल वो समर्पित भाव से काम कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतर काम कर रही थी। जी, बहुत बेहतर थी। भारत की एक बहुत ही उल्लेखनीय सुपुत्री थी, और भारतीय एक उनमें कण कण में उनमें भारतीय भरा हुआ था, और भारत को जितने अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकती थी, उसकी प्रस्तुतिकरण कर सकती थी, कैसे उसके प्रतिनिधि मतलब उसको किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकती थी, उन्होंने भारत को उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया। माँ सरस्वती की जिस तरीके से परिस्थिति हो सकती थी या उनकी किस तरीके से आराधना हो सकती थी, उन्होंने उसको भरपूर अच्छी तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, और हर बात हर जगह पे उन्होंने अपने एक निशानी छोड़ी कि वो भारतीय थी, एक संपूर्ण भारतीय थी जिनको अपने भारत से पूरा लगाव था। इसी तरीके से उन्होंने उस स्वरों को लगाया और बहुत ही अच्छी तरीके से हर भारतीय को, न सिर्फ भारतीय को, दुनिया में जो भी हमारे भारतीय संगीत को पसंद करने वाला है और जो नहीं पसंद करने वाले तो उनको भी पसंदीदा बना दिया उन्होंने अपनी आवाज से। तो उनका एक बहुत ही जबरदस्त उनका एक काम उन्होंने किया, और एक उल्लेखनीय काम है, और बहुत मुश्किल है एक व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ करना, और उन्होंने 74 में ये कर दिया था, और उस किस उम्र से किस उम्र तक आ गई और वहीं पे रही। बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत बड़ी बात जो उनके व्यक्तित्व में नजर आई वसीफुद्दीन जी, वो ये भी कि वक्त के साथ अपने आप को ढाल लेना। मतलब हर दौर के संगीत निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया और बेहतरीन काम किया, लेकिन वक्त के साथ ढालने को मैं जोड़ना चाहती हूँ सोशल मीडिया से, क्योंकि अभी वो कुछ साल पहले ही ट्विटर पर भी सक्रिय हो गई, इंस्टाग्राम पे भी उनका अकाउंट खोला गया। मतलब अपने चाहने वालों से वो ट्विटर के जरिए लगातार जुड़ी रही। जी बिल्कुल, भाई वो एक्टिव थी, वो एक्टिव हमेशा से एक्टिव थी और एक्टिव रही। और वो चाहे मैं फिर नाम ले रहा हूँ, नौशाद साहब थे या ए रहमान जी के लिए भी उन्होंने उसी तरीके से गाना उन्होंने वैसे ही गाया है, या और भी कोई मुझे अभी कुछ मालूम नाम नहीं आ रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जिनके लिए उन्होंने वो किया। तो वो हमेशा से एक्टिव रही, अलर्ट रही। और ये देख लीजिए कि संगीत में इतनी वो लीन थी, उनका दिमाग आज तक मेरे ख्याल से परसों तक भी अलर्ट ही था। और मेरे ख्याल से क्रिकेट की वो इतनी बड़ी वो थी चाहने वाली, अगर उनके कान में कोई बोल देता कि अंडर 19 जो है इंडिया जीत गई है, तो मेरे ख्याल से हमको कुछ और दिन मिल जाते उनके साथ। सही कहा आपने कि भारत के लिए बहुत अच्छी खबर कि अंडर 19 विश्व कप हमने जीता है। और जाहिर है कि लता दी को अगर ये खबर पता चलती तो उन्हें भी बहुत बहुत खुशी होती। क्रिकेट वो बहुत पसंद करती थी। सचिन तेंदुलकर का ट्वीट भी हमने अभी सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने भी ट्वीट के जरिए अपने एहसास साझा किए। इस वक्त हमारे साथ पंडित विश्व मोहन भट्ट जी